कई चीज़ें समझनी है और कई चीज़ों को हमें डेवलप करना है अपने अंदर। पहली बात तो आपको कई चीज़ें, जैसे कि मैं आपको भूल रखा हूँ क्योंकि मैं इतनी देर से एक तो फालतू अपना माइक डालने के कारण शॉर्ट्स देखे जा रहा था, जिसके कारण मेरा जो ब्रेन था वो हाइपर एक्टिव नहीं, मतलब कि थोड़ा स्ट्रेसफुल हो चुका है। स्ट्रेसफुल वैसे हो जाता है जब हम किसी एक चीज़ को परस्यू करते हैं तो हमारा ब्रेन या हमारी जो सेंसेस होती है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटली ये ध्यान रखना है ऑलवेज कि मैंने अपने ब्रदर को, जब मैं आ रहा तो उसने वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा था स्टॉक मार्केट में कि वो कंफ्यूज हो जाता है ना। अब देखो हमारे ह्यूमन की एक ट्रेड देखो, हम ह्यूमन जब भी कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो अधिकतर चीज़ें खुद भूल जाते हैं, बट जब किसी और को समझाना होता है तो हम इजीली फ्रीडमली समझा देते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे एज अ रोल प्ले कर रहे होते हैं उस तरीके का जो हम एक तरीके से किसी भी चीज़ को बताते हैं। मेरा भाई बता रहा है कि जब मैं किसी और को समझा रहा, मान लो अंशु था, अब मेरा भाई कह रहा है कि मैं अंशु को समझा रहा तो मैं उसको एज ए मॉडिफाई से समझा रहा हूँ, उससे क्लैरिटी भी हो रही। ठीक है, मैंने कहा कि ये ठीक है ना। बट देखो हर किसी का ट्रेड एक कॉमनली होता है कि देखो समझाने के टाइम पर हर कोई समझाता है, और रियलिटी में जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो देखो एक चीज़, ऑब्जर्वेशन दो तरीके होती है, और ऑब्जर्वेशन ही आपको एक किसी भी सर्कमस्टेंस में जे कह लो जीत दिलवाती है, या किसी भी सर्कमस्टेंस में आपको बेटर टू बेटर बनाते हैं, प्रोडक्टिव। वाई देखो ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक ऑब्जर्वेशन जो वर्क करने से पहले की होती है, एग्जीक्यूट करने से पहले की होती है, और एक ऑब्जर्वेशन एग्जीक्यूट करने के बाद की होती है, जिसे पेशेंस कहते हैं। दोनों ही ऑब्जर्वेशन मैंने अपने भाई को समझाया कि देखो भाई, उसने कहा मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं भूल गया, मैंने कुछ डेटा एनालाइज करा, मैंने भूल गया और मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैंने उससे कहा कि देख भाई, अगर तू भूल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मान ले तेरी स्ट्रैटेजीज जो भी तूने पुटअप करी हो, दो तरीके से स्ट्रैटेजीज पुटअप करोगे, एक स्ट्रैटेजी एक्ट करोगे और एक क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज बना के अगले टाइम पे एक्ट करोगे। ठीक है, ये दो तरीके से वर्क चलता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू वही स्ट्रैटेजीज पहले बिल्ड करता फिर एक्ट करता, मतलब एक परफेक्ट पर्सन की तरह चल रहा है, मतलब प्रोडक्टिव। तू जानता है कि मुझे दुनिया को लूटना कैसे और एक स्पेशलिस्ट कैसे बनना है, क्योंकि स्पेशलिस्ट पर्सन ऐसे करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं देन उसे अप्लाई करते हैं। एक एक्टिव माइंडसेट या कुछ यूनिक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हम ऑलवेज स्ट्रेटेजिकल प्ले करते हैं। लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म को विद टाइम आप लॉन्ग टर्म कह देते हो। देखो रियलिटी में बताऊँ, हम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, हमारी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मैं कोई नॉलेज दे रहा हूँ, मैं कोई पुटअप पर्सन दे रहा हूँ, मेरे जैसे बंदे बहुत कम पाएंगे, मैं कहता हूँ पाएंगे ही नहीं। वाई, क्यों नहीं पाएंगे? हम जैसा क्यों कोई नहीं हो सकता? बिकॉज एवरी टाइम, मैं कहता हूँ 5 मिनट बाद, मात्र 5 मिनट बाद हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ वो भूल जाऊँ। 5 मिनट बाद हो सकता है जो मैं अभी नहीं बता पा रहा वो बता दूँ। 5 मिनट बाद, उसके अगले 5 मिनट बाद हो सकता है मैं ऐसी चीज़ें बता दूँ जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती हो। उसके 5 मिनट बाद ऐसी चीज़ें बताओ जो रिपीट होती हो। तो मतलब कि एवरी टाइम मैं चेंज होता हूँ, ये फॉल्ट है। स्ट्रेटेजिकल एक्ट यही है कि एवरी टाइम आपको सिचुएशन प्रॉब्लम देगी और देन आप कुछ उसका समाधान ढूंढोगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे वर्क करोगे, और देन स्ट्रेटेजी जब लगे गलत है तो बदल के दूसरी करोगे, ये करता है। और जहाँ बात करी जाए सीक्वेंशियल की, अनसीक्वेंशियल की, तो वहाँ क्या होगा, आप पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे फिर ऐसे एक्ट करोगे। पहले आप मान लो सिद्धांत बना के आओगे। अब देखो यहाँ आपको टाइम पीरियड समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड आपको ये समझना है कि देखो ऑलवेज बी रिमेंबर, जो आपको रखना है अपने दिमाग में, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने गया, जैसे मैंने अपने भाई को समझाया, वो कह रहा मैं कंफ्यूज होता हूँ, भूल जाता हूँ सारा कुछ। मैंने कहा भूल कब जा रहा है, जब तुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों तुझे प्रॉब्लम की आदत नहीं है। तो मैंने कहा मान के चल तूने 9 से 10 सुबह 9 AM to 10 AM के बीच में तूने कहा कि मैं ऑलवेज हर दिन ट्रेड लूँगा 9 AM से 10 AM के बीच में। अब मान के चल तू रात के 9 PM से 12 AM तक डेटा एनालाइज करता है, कहता है कि 9 PM से और 12 AM तक मैं डेटा एनालाइज करूँगा। ठीक है जी, तूने कहा 9 PM से 12 AM तक मैं डेटा एनालाइज करूँगा, सुबह 9 AM to 10 AM में ट्रेड लूँगा। कह रहा हाँ जी। मैंने कहा यही तो है वेज, डिफरेंट वेज। ये प्रॉब्लम्स आपको देखो, 3 चीज़ें आपको बहुत जरूरी चाहिए होती है, स्ट्रैटेजीज, वर्क और टाइम। तीनों है, ये तीनों चीज़ें बहुत चाहिए। क्यों? स्ट्रैटेजीज एक बार आ गई, वर्क आ गया एक बार करना, और टाइम आ गया एक बार करना, तो वर्क क्या कहलाता है? कर्म तो कुछ ना कुछ करोगे। और कर्म बेहतर कैसे होगा? जब तुम गलतियाँ करोगे, मिस्टेक्स करोगे, और जब ये मिस्टेक रिपीट होगी तो ये टाइम कहलाएगा। पर्टिकुलर मिस्टेक जब दोहराएगी अपने आप को तो ये टाइम कहलाएगा। पर एक चीज़ बता दूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कभी भी रियल नेचर के अनुसार वो नहीं कहलाता जो चीज़ रिपीटेबल होती है। हाँ, टाइम कभी भी रिपीटेबल चीज़ों को वो काउंट नहीं करता, वो उसको एक सिंगल यूनिट मानता है, बस उसका वेटेज बढ़ा देता है। ठीक है, फिर टाइम कहलाता है क्या? टाइम कहलाता है जब कोई मिस वेरिएबल फैक्टर
व्हाट इज़ अ मिस वेरिएबल फैक्टर? भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो इंट्रैक्शन डाल रही हो या पुल की फोर्स डाल रही हो, वो एक मिस वेरिएबल फैक्टर आ जाएगा। कोई भी कारक, किसी भी चीज़ का एक कोई भी फैक्टर मिस वेरिएबल फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये मिस वेरिएबल फैक्टर मतलब नेचुरल फैक्टर जो भी होते हैं वो मिस वेरिएबल फैक्टर। क्या टाइम एक नेचुरल फैक्टर है? या बिकॉज, पर वो कैसा नेचुरल फैक्टर है? वो कौन सा नेचुरल फैक्टर है? वो एंटी नेचुरल फैक्टर है, बिकॉज वो कई सारे नेचुरल फैक्टर्स को मिलकर एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, एक फील्डिंग उत्पन्न हो रही है, एक डायमेंशन उत्पन्न हो रहा है, जो कि टाइम कहलाता है, ठीक है। जैसे मनी अगर हम यूँ कहें कि एक पर्सन कंज्यूमर प्रोड्यूसर को पैसे दे रहा है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक फैक्टर्स हो गए कि आपस में ये दोनों लिंक कर रहे हैं अपने आप को। पर जो ये पूरा किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है वो चीज़ अपने आप में इक्विवेलेंट है, मतलब मनी इज़ अनलिमिटेड, मनी इज़ बैलेंस पॉइंट, और टाइम इज़ अनलिमिटेड, टाइम इज़ बैलेंस पॉइंट, बिकॉज टाइम अनलिमिटेड है। मैं किसी सिचुएशन पर कहता था कि टाइम अनलिमिटेड नहीं है, टाइम इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि टाइम हम लिमिटेड बना देते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी की लिमिटेडेबल टाइम है, हमारी बॉडी के पास 100 साल है। अब अगर मैं उसी को हावर्स में कन्वर्ट कर दूँ, उसी को मिनट्स में कन्वर्ट कर दूँ, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ, और फिर मैं पर्टिकुलर कहूँ कि देखो तुम्हें काबिल बनाने के लिए मात्र 5 सेकंड ही बहुत है पूरी ज़िंदगी में, डेवलप करने के लिए मात्र 5 सेकंड ही बहुत है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम कहोगे ऐसा तो हम पे अरबों अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। या अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें सब सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट फैक्टर वो हो गया प्रोड्यूसर। ऑलवेज आप क्या हो? आप फर्स्ट फैक्टर हो जाते हो। सेकंड फैक्टर क्या कहलाएगा? सेकंड फैक्टर यही चीज़ है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, ये जो किसी भी चीज़ को प्राप्त करा रहे हैं, ये फैक्टर्स हो गए। और थर्ड फैक्टर क्या हो गया? टाइम, मनी, जो रिटर्न मिल रहा है वो थर्ड फैक्टर हो गया। ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या देती है? सक्सेस, है ना। तो जो सक्सेस होगी वो थर्ड फैक्टर हो गया। जो अपॉर्चुनिटी, जो पाथ में कन्वर्ट करा रही है, उस चीज़ को प्राप्त करा रही है, वो आइडियाज़, वो स्ट्रेटजीज, सब क्या है? सेकेंडरी फैक्टर। और फर्स्ट फैक्टर क्या है? हम जो एक्ट कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, जो किसी भी चीज़ में टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हम फर्स्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर भी होता है। फोर्थ फैक्टर भी होता है। फोर्थ फैक्टर आपका वर्ड हो जाता है कि वर्ड के अंदर ये सर्कमस्टेंस चलता है और आपका रिपीटेबल होगा। क्या ध्यान रखना है, क्या जानना है? मैंने अपने भाई को बताया कि ठीक है, मान ले तू ट्रेड करने गया 9 से 10 AM तक, तूने कहा मैंने रात में स्ट्रेटेजी बनाई कि टाटा का शेयर गिरेगा। अब तुझे दिखा कुछ और वहाँ पे, तू जब गया तो तुझे कन्फ्यूज़न हुई, अरे यहाँ से तो शेयर शायद गिरे, अप हो रहा है, ग्राफ तो ऐसे दिखा रहा है जैसे अप होगा, ठीक है। तुझे अभी आइडिया नहीं था, तो क्या करना है? 9 से 10 AM तू ट्रेड ही मत कर। मैंने कहा कि तू ट्रेड ही मत कर। क्यों? हमेशा ध्यान रखना, जुआ नहीं खेलना, स्ट्रैटेजी के लिए प्ले करना है, कैलकुलेटिव। मैंने कहा अगर तेरे को लगे कि मेरी स्ट्रैटेजी जो रात में बनाई थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, ये लग नहीं रही, मुझे नहीं लगी, तो मत ले ट्रेड। दिन बतेरे, अनलिमिटेड दिन है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक ट्रेड बेटर ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ के लिए। मैंने कहा लग रही है मत ले, तो मैंने 2 कहानियाँ बताई। मैंने कहा मान के नहीं लेगा तो फिर क्या करेगा? मैंने कहा ऑब्जर्व करना 9 से 10 AM तक मार्केट में रहे। मार्केट में पूरे दिन तो रहना नहीं, क्योंकि ऐसे तो स्ट्रेस हो जाएगा। नहीं, 9 AM से 10 AM के जो टाइमिंग रख रखी है, लिमिट्स सेट होती है, यही लिमिट्स होती है। टाइम की लिमिट यहाँ से हो जाती है कि टाइम अनलिमिटेड नहीं है, 9 से 10 AM का लिमिट है, तो ये हमने लिमिट खुद से रख रखी है। ऑलवेज आप खुद से रखते हो अपनी लिमिट, ठीक है ना। तो 9 AM से 10 AM मान लो आपने रख ली, तो 9 से 10 AM तक अपना ऑब्जर्व करा, आपने ट्रेड नहीं करा, केवल ऑब्जर्व करा। अब मान के चलो यहाँ से मैं 2 कहानियाँ बताऊँगा। आपने देखा कि भाई जो मैंने रात में कैलकुलेशंस करी थी कि भाई ग्राफ गिरेगा, शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा जब मैं 9 AM पे आया कि भाई ग्राफ उठेगा, और मेरी कैलकुलेशन फॉल्स आ रही थी। इसके चक्कर में मैंने क्या करा, उस दिन ट्रेड नहीं लेकर केवल ऑब्जर्व करा प्लेटफॉर्म को, ठीक है। मैंने केवल ऑब्जर्व करा और मैंने देखा 10 AM पे ग्राफ गिरा। अब मेरे पे 2 ऑप्शन है। हो सकता है जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी, मैंने देखा, जब देखा और अगले रात में गया मैं, तो मैंने देखा मेरी स्ट्रैटेजीज पुट हो रही थी, तो मुझे एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ चलो मेरी स्ट्रैटेजी पुट हो रही थी, मतलब मेरा तरीका सही था, लॉजिक फिट हो रहा था, ठीक है। दूसरी स्टोरी क्या? दूसरी स्टोरी है, और मैं एक और चीज़ बता दूँ, हो सकता है मान को जो ग्राफ तो गिरा, आपकी स्ट्रैटेजी पुटअप हुई, बट आपकी स्ट्रैटेजी रियलिटी में पुटअप नहीं हुई थी, वो किसी और वजह से गिरा, तो ये भी हो जाता। तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। अब मैं सेकंड ऑप्शन है, मान लो इस ग्राफ उठाई 9 AM से 10 AM पे जब आपने देखा, तो जो ग्राफ शुरुआत में दिख रहा था वही चीज़ हो गई कि ग्राफ उठी गया और आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। तो क्या करना है? अब रात को जब आए आप 9 PM to 10 PM, सॉरी 9 PM to 12 AM, इसके बीच में आपने क्या करा, दोबारा स्ट्रैटेजीज बनाई, न्यू स्ट्रैटेजीज बनाई। इसको क्या हुआ, वही वाली बात है कि मैंने पेड़ को कहा कि अगर छोटे से सीन को भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ चीज़ें प्रकट हो रही है,
और अगर लॉन्ग टर्म में वीडियो बना के देखोगे तो देखेगा धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और जब एंड टू एंड क्लोज टू पिक्चर देख लोगे, क्लोज टू पिक्चर का मतलब है एक 5 साल का बच्चा और एक डायरेक्ट 20 साल का बच्चा देख लिया तो देखा ये बच्चा 5 साल का 20 साल में तुरंत बदल गया। तो ये प्रकटम रूप होते हैं। मैंने कहा दोनों तरह की प्रणालियों को अपनाए करना है, एक चलती हुई को भी और एक डायरेक्ट प्रकट रूप होने वाले को भी, चेंज होने वाली को भी, ठीक है ना। तो चेंज होने वाली और ये दोनों यही तो कर रहे हो तुम, ऑब्जर्वेशन में। देखो जब तुमने ऑब्जर्व करा तो देन रात में क्या हुई, नई स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि अब आइडिया था, है ना, आइडिया था। तो अपनी स्ट्रैटेजी जो बढ़िया थी, पहले वाली कंडीशन में क्या हुआ था कि भाई हमने सोचा कि ग्राफ जो है वो जब हम 9 AM पे गए तो ग्राफ जो था उठ रहा था और हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी गिर रहा है। और जब लास्ट 10 AM पे हम गए तो 10 AM पे मतलब 10 AM तक जब हमने ऑब्जर्व करा तो देखा कि ग्राफ गिरा ही और हमारी स्ट्रैटेजी से गिरा। अगर स्ट्रैटेजी से गिरा तो और बेटर स्ट्रैटेजी बनाओगे अपनी। अब उस स्ट्रैटेजी को अगले दिन इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अब मान के चलो दूसरी कंडीशन देख लिया, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, ग्राफ गिरा ही बट हमारी कंडीशंस के नहीं, तो हमने अपने ग्राफ को बढ़ा लिया, ठीक है। थर्ड सिचुएशन देख लो, थर्ड सिचुएशन में हमने देखा ओहो ग्राफ उठाई और जो हमें दिख रहा था वही उठा, ठीक है। हमने ये तीसरी कंडीशन भी देख ली, है ना, तीसरी कंडीशन भी देख ली। तो अपने अपनी स्ट्रैटेजीज क्या कर ली, रात में चेंज कर ली। अब अगले दिन हम वापस आए हमें ग्राफ दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि जो दिखे हमेशा उसका उल्टा ही हो। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी कराती है कि ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये अब हमें कैसा आइडिया आएगा, जब चौथे ऑप्शन में ये बताता हूँ मैं, चौथे तरीके में ये बताता हूँ कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान के चलो आपने आप चौथे दिन थोड़ा रिस्क के लिए आपने स्ट्रैटेजी बनाई, पुटअप करी, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। आपने स्ट्रैटेजी मेक करी, अब आपको लगा, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आपको दिखा ये ग्राफ से चूतिया बना रहा है शुरुआत में 9 AM पे जाके ये सिर्फ वेब को बना रहा है। तो मुझे यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, मुझे देखना है ये ग्राफ जो मेरी डेटा एनालिसिस है, तो मैं उस प्रेजेंट टाइम पे उस फील्ड में हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या, अब मैं क्या बदल सकता हूँ अपने तरीके। यदि मेरे वेज बदल गए और मुझे लग रहा है मेरे वे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो मैं ट्रेड ले लूँगा। अब जब ट्रेड ले ली, अब ऑब्जर्वेशन भी होगी, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन होगी। ट्रेड लेने से पहले भी ऑब्जर्वेशन होगी, ट्रेड लेने के बाद भी ऑब्जर्वेशन होगी। एवरी सर्कमस्टेंस में आप ऑब्जर्व करोगे, बिकॉज इंटेलिजेंस में ही ऐसी होती है। मैंने पहले बताया था इंटेलिजेंस आपकी यूनिवर्सल फॉर्म है, बट वो फॉर्म चेंज करती है, लैंग्वेज चेंज करती है बार बार। लैंग्वेज क्या है, सर्कमस्टेंस। एवरी सर्कमस्टेंस आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को। मैंने पहले भी बताई थी कि 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपका ऑब्जर्वर वो शिव रूप है जो ऑलवेज सिर्फ देखता रहता है, ध्यान लगाता रहता है, फोकस लगा के रखता है, कहता है कि क्या होगा क्या नहीं। वो क्यों देखता है, क्योंकि देखो असलियत में मैं जानता हूँ, ऊपर बनाने वाला जानता है, आप मानव नहीं जानता कि मोतियाँ बिखरी हुई है, कुंडलियाँ बिखरी हुई है। आप अपने शरीर की कुंडलियों को देख लो, आप अपने शरीर की बिंदुओं को देख लो। मैं पैदाइशी सप्तऋषियों का सप्तऋषि कहलाता हूँ, परम सप्तऋषि, और युगों में युगस्वी कहलाता हूँ। फिर भी मैं असामान्य बालक हूँ। क्यों? अधिकांश व्यक्ति वेद वगैरह में लिखकर यूँ बता देता है कि भगवान उतरे, ईश्वर उतरा, तो क्या बोलते हैं वो बढ़िया होगा, परफेक्ट होगा, वो ठीक है। मैं उनसे अलग चलता हूँ, मैं ऑलवेज कहता हूँ भगवान उतरा होगा। बट मैं कभी ये नहीं मानता कि जैसे हमने महाभारत और वो समझा जाता है कृष्ण पैदा होते क्या बोलते ईश्वरीय प्रकटम रूप दिखाने लगे, नहीं। बट मैंने थोड़ी सी असलियत जानी। कैसे असलियत जानी? मैंने वहाँ पे रूल्स दे दिया, मैंने कह दिया जब तक कोई मानव शरीर में है या कोई भी एक जीव में है या कोई भी ऐसी मटेरियल जो कि शरीर में बना हुआ है, तब तक कोई अपनी पावर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वास्तविक वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि कोई आत्मा या कोई परमेश्वर भी अगर इस शरीर में है ना, तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो जालों में बंधा हुआ है, चक्रों में बंधा हुआ है। और ये चक्र है पूरा, ये पूरी धरती एक लूप है, ये पूरी प्रकृति मेरी एक लूप है। और यदि मैं इसमें फंसा हुआ हूँ तो मैं भूला हुआ हूँ अपनी याददाश्त कि मैं हूँ कौन, हु आई एम। और यहीं से हमें पता चल जाता है कि जब तक कोई पर हाँ, मेरा कोई अस्तित्व नष्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी वास्तविक पहचान कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा था अगर ईश्वर को भी नचाना हो तो उसको भुलवा दो, कोई शरीर में बांध दो और फिर उसको कठपुतलियों की तरह नचाओ, पर तुम उसका अंत नहीं कर सकते, बिकॉज वो नीति द्वारा नहीं बना हुआ। वो उसने नीति बनाई है, तो नीति अपने ही स्वामी के पास या नीति अपने ही विधाता के पास अपने विधाता को नष्ट नहीं कर सकती। ये ऑलवेज ध्यान रखना। मेरे शरीर को, मेरी रचनात्मक सोच को या मेरे चालक रूप को आप नष्ट कर सकते हो, आप मेरे नातम रूप को या क्या बोलते हैं, आप मेरे स्वामी रूप को या आप मेरे कंट्रोलर रूप को नष्ट कर सकते हो, पर मेरा विधाता रूप को कभी नष्ट नहीं कर सकते। आप मेरी आत्मा को कभी नष्ट नहीं कर सकते। वाई, क्यों नहीं नष्ट कर सकते? देखो सिंपल सी मीनिंग बताओ मैं, तो सिंपल सी मीनिंग ये है, ये पूरी धरती, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा परम ब्रह्मांड मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरी नीतियों द्वारा बनाया गया है। अतः जो मैं सिद्धांत लिख देता हूँ
वही चीज़ें चलती हैं प्रारंभिक अंश तक, प्रारंभिक सोच तक। सोच भी मेरी नीति ही कहलाती है, और इन नीति ये सोच मुझे नष्ट नहीं कर सकती, बिकॉज मैं इसके अंतर्गत नहीं आता। अधिकांश व्यक्ति यूँ सोचता है कि जब वो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बना होता है तो ये सोचना बंद कर देता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती होगी, क्योंकि वो लॉजिकल बन जाता है। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, लॉजिक एक ऐसी चीज़ है, वो नेचर द्वारा तय होता है। नेचर द्वारा, आपकी जो प्रकृति है उसके द्वारा तय होता है। मैंने कहा 8 प्रकृति बिखरी हुई है और 9वीं प्रकृति द्वारा ही इन्हें बांधा गया है नियमों को, या 9वीं नियति द्वारा है। तो 8 नियतियाँ ऐसी मोतियों की तरह बिखरी हुई है। इन 8 नियतियों को जो बिखरी हुई है, यही से हमें पता चल जाता है, हमें से ये डिस्क्राइब हो जाता है कि ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नियतियाँ है, ये जो प्रकृति है, ये कभी भी अपने रचयिता को समाप्त नहीं कर सकती, या अपने रचयिता को वो नहीं कर सकती, बांध सकती है। बट मैं कहना क्या चाहता था, मैं भूल गया। यही तो मैंने कहा, ना तो मैं किसी चीज़ की स्टडी करता, ना मैं किसी चीज़ को बोलता, बट मेरा मानना ऑलवेज ये है कि देखो, सिंपल सा मीनिंग आप ये समझो, मैं कभी भी कोई भी चीज़ बता रहा हूँ तो मैं संघर्ष बहुत करता हूँ जीवन में। मैं काम पे क्यों नहीं जा रहा आजकल? क्योंकि काम जाने से ज़रूरी नहीं केवल मेरे दिन समाप्त हो जाएंगे। देखो दुनिया वो करती है कि देखो, हाँ मैं बात कर रहा था स्पेशलिस्ट पे। एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट पर्सन ये सोचना भूल जाता है कि भगवान एग्जिस्ट करता होगा, ईश्वर एग्जिस्ट करता होगा। देखो मैंने आपको कहा कि देखो अंधविश्वास मत करो, बट आपने विश्वास करना भी छोड़ दिया, ठीक है ना। मैंने कहा तर्क पूछो, अपनी प्रकृति द्वारा पूछो नियम, पर अपनी प्रकृति को ही पूजना बंद कर दो, ये नहीं कहा था। अधिकांश व्यक्ति यही करता है, सामान्य व्यक्ति यही करता है। वह अपने भगवान को, ईश्वर को इस तरीके से मान लेगा कि वो असलियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। आप मान लो कि भगवान कृष्ण को अगर यूँ कहो कि मान के चलो बालकपन में लीला ऐसी दिखाई कि अचंबत क्या बोलते हैं, अचंबक सी बात थी, ठीक है। हाँ मैं मान सकता हूँ आपकी ये मान्यता है, ठीक है, परंतु मैं इसे वास्तविकता नहीं मानता। आप यूँ कहो कि बालकपन में आते ही वो भगवान था, ईश्वर था, तो अपनी उंगलियों की तरफ संग नचाने लग गया। मैं ये चीज़ नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरे पे भी नियम है, मैं नियम जानता हूँ। मैं वास्तविकता इसलिए जान गया क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था कि दुनिया अंधविश्वास कर रही थी, और इसके कारण मैंने क्या करा, मैंने सूत्र लिख दिया कि शरीर में जब तक कोई आत्मा है, बेशक वो परमेश्वरी क्यों ना हो, वे पूर्ण रूप से इधर आ ही नहीं सकता। और वास्तविक में डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या लिख रखा है कि विधाता फील्डिंग से ही बाहर है ऑलवेज। 3 ही जने हैं अंदर, एक जो केंद्र पे पहुंच चुका है। हर कोई केंद्र पे पहुंचना चाहता है, सारी ताकत पाना चाहता है, पर ताकत कब पाएगा? जब वो योग्य हो जाएगा। पहले किसी चीज़ ने रचना चालू कर दी, कल्पना बनानी चालू करी, अब उस कल्पना को चलाने लग गया, चलाते चलाते वास्तविकता में बदलने लगी। अब जब वो वास्तविक में बदल गया तो वास्तविक में कंट्रोल कर रहा है वो चीज़ों को। और वाकईत में विधाता इन दोनों चीज़ों से परे है, कल्पना और वास्तविकता दोनों से परे है। क्यों? विधाता कौन है? जो सोच रहा है, जो चिंतन कर रहा है, और सोच रहा जो है वो खुद एक सोच नहीं है, वो सोच से परे है। इसलिए कहते हैं कि विधाता ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है, वो परमेश्वर है, मतलब सबका रूप है। क्यों? विधाता है कौन? जो फील्डिंग से बाहर है, जो शरीर से बाहर है, जिसके पास पूर्ण शक्ति है, चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ हटा सकता है। एक राइटर के पास इतनी कल्पना होती है, सारी जगह लॉजिक जब मैच कर रहे होते हैं, और जब तुम लॉजिक के अंदर ही लॉजिक ढूंढने लग जाओ तो तुम्हें पता चलेगा जो लॉजिकल पर्सन यूँ कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, कभी अपना लॉजिक को मिलाकर तो देखो। मैं कहता हूँ वो राइटर जो कल्पना बना देता है, कभी वो उस देखा है प्रारंभिक अंश, वो राइटर की छाप आई कैसे मनुष्य में, तो आपको एंड टू एंड ये पता चलेगा कि विधाता एग्जिस्ट करता है। आप जब ये देखोगे एक लीडर, एक नाथ, एक कंट्रोलर जो खुद एक क्रिएटर और ऑपरेटर होता है, उसके अंदर एक ट्रेट आई कैसे, तो आपको पता चलेगी फील्डिंग में योग्य बन के। मतलब ईश्वर जो शक्तिमान कहलाता है, ईश्वर जो सर्वशक्तिमान कहलाता है, ईश्वर जो डिस्ट्रॉय कहलाता है, वो पता चलती है डेवलपमेंट के बाद आपका डिस्ट्रक्शन भी संभव है। एक और चीज़ थोड़े मैं एक वे बताना चाहूँगा। आज मैं कंप्यूटर जब पढ़ रहा तो जो सर थे वो बेइज्जती मार रहे कई बच्चों की, सामान्य बच्चों की बेइज्जती मार रहे, और सिंपल सी बात है नॉर्मल बच्चों की बेइज्जती मार रहे। मैं खुद एक नॉर्मल बच्चा हूँ,
मैं खुद मानता हूँ, इसलिए मैं दिव्य हूँ। एक असाधारण बालक हूँ और सप्तऋषियों को सप्तऋषि से लेकर आता हूँ। परम सप्तऋषि देखो, सप्तऋषि कौन है? जो योग्य है, जो बालकपन से ही गलतियाँ नहीं करता, जो कि क्या बोलते हैं सही दिशाओं में चलता है, वो सप्तऋषि। परम सप्तऋषि कौन कहलाता है? देखो, परम उसके पीछे लगता है जो योग्य है। परम का अर्थ यह है सर्वशक्तिमान, परम शक्तिमान, परम सर्वशक्तिमान। परम क्यों हूँ मैं सप्तऋषि? देखो, सप्तऋषि मैं भी, सप्तऋषि अन्य भी। सप्तऋषि मतलब जिसकी सातों कुंडलियाँ जागृत है, थोड़ी थोड़ी पूर्ण जागृत हो जाएगी तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी बैलेंसिंग पॉइंट में सातों कुंडलियाँ जागृत है, वो सप्तऋषि कहलाता है। अतः सातों तरह के ज्ञान है जिस पे, सतों तरह के ज्ञान जिस पे है, सत्तर तरह के ज्ञान जिस भी व्यक्ति में है, वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। उसमें बल का ज्ञान भी आ जाता है, उसमें चालाकी भी आ जाती है, उसमें धनवान भी धन बुद्धि भी आ जाती है। अनेकों तरह की बुद्धियाँ जिस पे है, सतों तरह की बुद्धि, सतों तरह के ज्ञान जिसे प्राप्त है, और वातावरण अनुसार उसे देखना आता है, ऑब्जर्व करना आता है, तो उसमें चालाकी उत्पन्न होगी। चालाकी कब उत्पन्न होती है? जब आप पे ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान को जब एग्जीक्यूट करने जाते हो तो आप देखते हो सर्कमस्टेंस के अनुसार कि इस ज्ञान को मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा इस जगह पे। मान लो आपने कोई चीज़ पढ़ ली, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मैंने पढ़ी, अब मैं उसे ट्रेडिंग में अगर लगा रहा हूँ और जब मैं उसे लगा पा रहा हूँ तो ये मेरी चालाकी कराएगी। और लगा कैसे रहा हूँ? जब मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग में से लगाऊंगा कैसे, ठीक है। तो जब मैं दृष्टि डाल रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऑब्जर्व करने के बाद मुझे वे मिल रहा है कि हाँ मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट की भी चीज़ें लगा सकता हूँ। तो ये जब मैंने लगाई, इम्प्लीमेंट करी, तो जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्या लिया था मैंने? ज्ञान लिया था, फैक्ट लिया था। उस फैक्ट को लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया कि मैं कहीं और भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कोई और भी लिंक कर सकता हूँ। मैंने ट्रेडिंग में लिंक करा, मुनाफा कमाया, ये सारी चीज़ें करी। तो ये क्या थी? मेरी बुद्धिमत्ता थी, ये इंटेलिजेंस थी मेरी, कि मैंने एक सर्कमस्टेंस से उठा के दूसरी जगह मैंने उसे पुटअप कर दिया। इसलिए इंटेलिजेंस लॉजिक भी कहलाता है, प्योर लॉजिक, ठीक है। और लैंग्वेज सर्कमस्टेंस कहलाता है कि एनी सर्कमस्टेंस में मैं ऑब्जर्व करूँगा। ये तीन वेज होते हैं कि इंटेलिजेंस, सर्कमस्टेंस और ऑब्जर्वेशन। आपका शिव रूप भी होगा, अहम रूप भी होगा, स्वयं रूप भी होगा, ठीक है। मैं वास्तविक रूप से शुरुआत से मना करता था। मैं अपने पापा को, मेरे पापा तो थोड़े ब्राह्मण टाइप के, ठीक है, ब्राह्मण के यहीं पे पनप गया, बस है बनिया, बट है ब्राह्मण ही, मूर्ख है वो, ठीक है, मूर्ख है और ब्राह्मण है, यूँ मान के चलो प्योर ब्राह्मण, और ब्राह्मणों से भी बढ़िया ब्राह्मण। बट कैसा ब्राह्मण? जिसे संसार में रहना नहीं आता, जो संसार के लायक नहीं है, वह ब्राह्मण है वो। अतः ये बात भी सत्य है कि क्या बोलते हैं कि एक ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म, ठीक है। तो वो ब्राह्मण, मान लो जो मेरा फादर है, मेरे पिता है, मैं उन्हें बार बार कहता कि नारायण एक नहीं है, दो है। ये दो हराम के पिल्ले, ये दो भेड़ चौथ मारत चौथ खेल रचाते रहते दुनिया को। और अगर दुनिया से को कुछ बचाना है ना, दुनिया को अगर सुधारना है, इन धी के लंडों को दोनों को बालक बना के एक जगह बिठा दो और कहो कि अब चुपचाप बैठ जाओ। क्यों? ये केओस खेलते चेस की तरह, ये ज़िंदगी के संग चेस खेलते, स्वयं और अहम, स्वयं और अहम ज़िंदगी के संग चेस खेलते हैं। ये मैं अपने पापा को कहता था। पापा को क्यों कहता था? कि दोनों नारायण उल्लू के पट्टे चेस खेलते दुनिया के साथ। एक अपने शिष्य को समझाने के लिए कुछ भी करने को राजी है। कुछ भी का मतलब ये है, किसी बच्चे को फाड़ना हुआ तो फाड़ के दिखाएगा, उसके अंदर निर्दलता, उसे युवा बनाने को बैठा पड़ा, ये पागल है। और दूसरा पढ़ाई करने में लगा पड़ा है, जिसे लोग तो गॉड मानते हैं, जो कहता है कि कल्पना ही सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, संघर्ष करे बिना। एक जो कहता है संघर्ष करना सीखो, एक जो कहता है असलियत सीखो, एक जो कहता है लॉजिक सीखो, अहम, और दूसरा स्वयं कहता है कि अच्छा करो, ह्यूमैनिटी दिखाओ, मानवता दिखाओ। तो ये गॉड पर्सनैलिटी, वो डेविल पर्सनैलिटी, ये गॉड एंड डेविल। पहले मैं इन्हें गॉड एंड डेविल नहीं कहता था, पहले मैं अपने मन से केवल स्वयं और अहम ही कहता था इन्हें। ये तो अब जाके मेरे को 2 साल बाद पता चला इन्हें गॉड और डेविल कहते हैं। ये लेटर में उस टाइम पर मुझे नहीं पता थी, मैं 15 साल का बच्चा था, तो मुझे गॉड और डेविल नहीं पता थी कि गॉड क्या कहलाता है, डेविल क्या कहलाता है। बस मैंने, और ना ही मैंने इन दोनों को इस चक्कर में नाम दिया था कि स्वयं और अहम को, कि स्वयं वो जो क्या बोलते हैं जो अच्छा है, और गॉड वो जो हमारे अंदर बुरी आत्मा। नहीं, मैंने स्वयं और अहम नाम दिया था कि एक बालक है, एक शिष्य है और एक गुरु। बस मैंने इन्हीं दो से इन दोनों का नाम रखा था। मैंने कहा था अहम वो जो गुरु रूप है, जो गुरु नारायण कहलाता है, जो बृहस्पति ग्रह भी कहलाता है, और स्वयं वो जो कि बुद्ध कहलाता है, बुद्ध रूपक भी कहलाता है, या क्या बोलते हैं बालक रूप भी कहलाता है, शिष्य रूप भी कहलाता है। तो इन दोनों के नाम पे गुरु और शिष्य, इन दोनों का नाम दिया। मैंने कहा ये गुरु और शिष्य दोनों नालायक है, नालायक। क्यों? ये खेल रचाते, ये दुनिया बनाते। और हकीकत में एंड टू एंड फिर मैंने ये बात करी कि भाई दुनिया शिव ने नहीं बनाई, शिष्य शिव ने नहीं बनाई, जो निर्णय लेने वाले शिव हो गए। शिव कोई नहीं है, शिव का अस्तित्व ही नहीं है,
क्योंकि वास्तविक में शिव का अस्तित्व नहीं है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। वास्तविक में अस्तित्व मन का है, अवस्थाएं मन की है, शिव की कोई अवस्था नहीं है। शिव की अवस्था केवल एक है, ध्यान। अतः आत्मा की अवस्था कुछ भी नहीं है, इंटेलिजेंस की कोई अवस्था नहीं है, पूर्ण परम बुद्धि की कोई अवस्था नहीं है। क्यों? ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये किसी वर्ल्ड से एग्जिस्ट नहीं करती, ये किसी दुनिया से एग्जिस्ट नहीं करती, किसी कल्पना से एग्जिस्ट नहीं करती। ये वास्तविकता है जो दिखती नहीं है। ठीक है, तो हकीकत में तो यही है। अब यहाँ मैं क्या समझ मानता है, तो वो जो मेरे सर थे वो बेइज्जती कर रहे हैं। अब मैं बता रहा सप्तऋषि और परम सप्तऋषि में क्या फ़र्क है। देखो सप्तऋषि क्या है, हमेशा से एक छायांतर रूप होगा। छायांतर रूप का मतलब ये है वो बालकपन से आएगा, सही दिशाओं में चलेगा, सही तरीके से चलेगा, और उसे वो नहीं पता चलेगी। ये मान के चलो, अब मैं इसका थोड़ा जीता जागता एग्जाम्पल ही नहीं बता रहा। जब सर मान लो जो नॉर्मल बच्चे थे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती क्या कर रहे हैं कि कुछ इतने भी गधे हो गए जिनको ये लिंक ही नहीं पता होगी, बताने के बाद भी उनका फोकस ही नहीं रहता है ना, उनकी बेइज्जती कर रहे, जिनको एक बार में आ ही नहीं पाया। तो जो ब्रिलियंट बच्चा होगा ना, जो सप्तऋषि होगा, वो हंस रहा होगा, और जो परम सप्तऋषि होगा वो अपने ऊपर ले रहा होगा कि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। मुझे इतना बताओ, दुनिया में आप परफेक्ट समझते हो गॉड को, आप डेविल को यूँ समझते हो कि वो खतरनाक है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, डेविल क्यों आपको संघर्ष करने के लिए कहता है, क्यों आपको ह्यूमनिस्ट बनने को कहता है, क्यों आपको कहता है कि दुनिया ऐसी नहीं चलती जैसा आप सोच रहे हो। गॉड आपको क्यों कहता है कि दूसरों के संग भला करो। हकीकत में दोनों ही जरूरी है, गॉड एंड डेविल। डेविल जो ह्यूमनिस्ट बनना सिखाता है, डेविल जो जीना सिखाता है, और गॉड जो विश्वास करना सिखाता है, जो कहता है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न में, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और डेविल वो करना सिखाता है, कर्म सिखाता है। डेविल कहता है एविल के संग एविल बन जाओ, बिकॉज वहाँ सत्यवादी बन के कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ झूठ बोल रहे हैं वहाँ झूठ का सहारा लेना सीख लो, बट जहाँ झूठ नहीं बोल रहे हो वहाँ अपने आप को काबू में कर लो। कंट्रोलिंग इज़ द एवरी टाइम चेंज करती है आपको उस परिस्थिति के अनुसार, ये कंट्रोलर कहलाता है। कंट्रोलर का मतलब ये क्या है, चीज़ों को अडेप्ट करना और चीज़ों को अडेप्शन में लाना। मतलब कि सामने वाले को अपने पे कंट्रोल भी रखना कि भाई हमें चीज़ें अडेप्ट भी करनी है, और सामने वालों को अपने अनुसार अडेप्टेशन में भी लाना। मतलब सामने वाले को अपने अनुसार चीज़ें करवाना भी आना चाहिए। कंट्रोलिंग यही कहलाती है। अवस्थाएं दो होती है कंट्रोलिंग की, एक अपने आप को चीज़ों के अनुसार बदल देना, और एक चीज़ों को अपने अनुसार बदल देना। ये दोनों चीज़ें कंट्रोलिंग कहलाती है। दोनों श्योरिटी है तो कंट्रोल कर लोगे आप, किसी भी व्यवस्था को मैनेज कर लोगे, व्यवस्थाओं का ज्ञान। और दूसरी चीज़, जब उन्होंने बेइज्जती करी तो एक परम सप्तऋषि क्या है, इसलिए तो मैं कहता हूँ निरंतर कोई हलवा नहीं है, मजाक नहीं है जो दुनिया बन जाएगी। निरंतर मतलब प्योर चेंज। प्योर चेंज का मतलब क्या है, चेंज में आपकी ग्रोथ नहीं आती, चेंज में आपका अनडेवलपमेंट में आता है, चेंज में बहुत आते हैं, दोनों आते हैं। कभी आप ग्रोथ लोगे, कभी आप हो, जैसे मान के चलो रिस्क ले रहे हो, स्ट्रैटेजिकली भी प्ले कर रहे हो तो जरूरी नहीं स्ट्रैटेजी लग जाए, बट कोशिश स्ट्रैटेजिकली प्ले करने की रहेगी। ऑलवेज प्ले कैसे करेगी, स्ट्रैटेजिकली। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी का प्रिपेयर करो, जरूरी नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी पुटअप हो जाए, बट एक समय के बाद आपकी स्ट्रैटेजी पुटअप होने लग जाएगी, क्योंकि टाइम के संग वो मिस वेरिएबिलिटीज़ खत्म होती चल जाएगी, कम होती चल। वह तो क्या होता है कि टाइम के संग मिस वेरिएबिलिटी फैक्टर बढ़ते चले जाते हैं, या बढ़ते चले जाते हैं, मिस वेरिएबल फैक्टर बढ़ते चले जाते हैं, और वो फैक्टर्स बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आपकी बुद्धि भी बढ़ती चली जाती है समय के साथ। योग्यता ऐसी ही बढ़ती है, समय के साथ बढ़ती है। योग्यता का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब इंजीनियरिंग करनी जब आ जाए, और इंजीनियरिंग लॉजिक प्लस टाइम के संग आती है, कि टाइम के संग आपका लॉजिक मॉडिफाइड होता चला जाता है, डेवलप होते चले जाता है। तो समय के साथ मिस वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ते चले जाते हैं, तो समय के साथ आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती चली जाती है। एक बढ़ रहा है एनर्जी तो दूसरी एंटी एनर्जी भी बढ़ रही है। एंटी एनर्जी क्या है, मिस वेरिएबल फैक्टर, और एनर्जी क्या है, आपकी इंटेंसिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी भी इनहांस हो रही है, आपकी योग्यता भी बढ़ रही है। अब मेजरली आपको क्या मेजरमेंट करना है, जब सर ने बेइज्जती करी तो उसमें मैंने अपने आप को भी काउंट करा, और यहीं से आपको रियलिटी समझ में आएगी कि मटेरियलिस्ट प्लस आइडियलिस्ट थिंक चलती कैसे। देखो मैंने एक शॉर्ट देखी थी, इसे इस्तेमाल में जब मैंने साइकोलॉजी शुरुआत में पहली बार पढ़ी थी और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जाना था, तो मैं कभी भी किसी की बातें सुनी सुनाई बातों को मैं देखो चीज़ों कॉपी करता हूँ, मैं कईयों की स्टाइल कॉपी करता हूँ। जैसे मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, जैसे मान लो द फकिंग डैम, है ना, ये सारी चीज़ें बोलता हूँ, तो मैं वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जो मूवी थी उससे मैंने देख के इंस्पायर्ड हुआ, और मैंने उनकी लैंग्वेज से जानी। बट मैं बोलता कहाँ हूँ, मैं किसी को ठगने के लिए बोलता हूँ नहीं, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो मैंने डेविल्स एडवोकेट देखी और मैंने उसकी थोड़ी सी डेविल्स पर्सनैलिटी कॉपी करी, तो मैं कहाँ करता हूँ, क्या मैं डेविल बन जाता हूँ पूरा? नहीं,
मैं सिर्फ स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ, कोड मैं लिखूँगा। आई एम ए जनरेटर, आई एम ए क्रिएटर, आई एम ए ऑपरेटर, आई एम ए कंट्रोलर, आई एम ए वॉचर। हु आई एम ए फिलोसफर, आई एम ए मैथमेटिशियन। एवरी टाइम आई विल थिंक एंड देन आई विल चेंज। देखो डेविल्स एडवोकेट की तरह बोलो, बट बोल का ना, ये चेंजेस इज माई लैंग्वेज, इट इज वो दिस इज यू वो दिस लैंग्वेज इनकी लैंग्वेज है, बट आइडियाज मेक मेरे लॉजिक मेरा। एवरी टाइम आई विल थिंक आई विल चेंज बिकॉज आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन। मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। आई विल चेंज डिफरेंट, आई विल एक्सेप्टेड चेंज नॉट ग्रोथ बिकॉज आई फकिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज नॉट फॉर योर, मेरे लिए लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज इज अ make will be predictable and then will be strategies I will make and then put new circumstances, new feeling, and I will make intelligence, I will make capabilities, and I will the most favorable student of nature, not a fucking human। ये always मैं थिंक रखता हूँ, ठीक है ना। तो ये वेज मैं जब ढूंढता हूँ, ये वेज मैं जब किसी से चुराता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो मैं एज इट इज़ उसको नहीं रख लेता। मैं एवरी टाइम थिंक करता हूँ कुछ डिफरेंट। मैंने जब इंट्रोवर्ट पढ़ा कि इंट्रोवर्ट शर्मीला पर्सनैलिटी होती है, या मैं आई एम इंट्रोवर्ट, फिर मैंने सोचा चलो अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनना है। बट मैंने एक्सट्रोवर्ट बनते बनते यूँ नहीं कि अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी छोड़ दी। दुनिया ने मुझे सिखाया कि चालाकों के संग चालाकी करनी आनी चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कि अब हर किसी के संग ठगने लग गया। जो शरीफ है उसके संग शरीफ बना, जो चालाक है उसके संग चालाक। मैं एक बार ठग लिया जाऊँगा, दोबारा नहीं ठगा जाऊँगा। ये मैंने अपने अंदर इम्प्रूव करा। मैंने रियलिटी जानी। देखो रियल में आप किसी को भी कुछ दिखा रहे हो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ फील करी है, तो मैं फीलिंग बिहेवियर बता दूँ एक चीज़ जो वीडियो में बहुत बाद में बनाऊँगा। अभी मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि फीलिंग बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी कैसे मेजरमेंट करते हैं। देखो फीलिंग बिहेवियर की वीडियो मैं आगे बनाऊँगा 3-4 दिन या 5 दिन 6 दिन पहले। आज तारीख है 22 या 23 मई 2026, ठीक है, 23 मई 2026 और सैटरडे का दिन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फीलिंग बिहेवियर में थोड़ा 5-6 दिन बाद बनाऊँगा बिकॉज मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी और चीज़ें जान रहा हूँ। फीलिंग बिहेवियर मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार आपको कुछ चीज़ें फील होती है। फील क्या होती है कि मैं किसी इन्वायरमेंट में हूँ, मैं एक सिमुलेशन में हूँ, या आपको एक्ट होता है, प्ले होता है। जब आप कोई कॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हो ना, आपके परसेप्शन आपको रियलिटी दिखाने लग जाती है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियलिटी जब भी मैं किसी को बता रहा हूँ कुछ, मान लो मैं आप ही को बता रहा हूँ अपने सर्कमस्टेंस में फ्लिपकार्ट मिनट में वो कर रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि भाई 20 साल संघर्ष करके बना जा सकता है, पर एक ही साल में आप रोने लग जाओगे तो वो रोने का इमोशंस आपको नहीं समझ में आएगा। रियलिटी या मैं ही अपने, मान लो मैं रो रहा था जब एक बार वीडियो में ही, तो मैं उस वीडियो को देखता हूँ तो हंसता हूँ, मैं खुद नहीं रोता। क्यों? ये होती है फीलिंग ऑफ बिहेवियर कि एक सर्कमस्टेंस की खुद की एक आइडेंटिटी होती है। एनी नेचर की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, खुद एक लिविंग बीइंग होता है। और लिविंग बीइंग का मतलब ये है फीलिंग बिहेवियर कि वो फील कर सकता है। इमोशनल ब्रेन रखता है अपने अंदर। और यही चीज़ इमोशंस सर्कमस्टेंस के अनुसार आते हैं। जब आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, ये मिसवेरिएबल फैक्टर्स, ये हार्मोन्स भी मिसवेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। हाँ जी हाँ। फिर वेरिएबल फैक्टर क्या कहलाते हैं? वेरिएबल फैक्टर हम खुद ही नमूने हो गए जो मिसवेरिएबल फैक्टर्स के द्वारा कुछ विभिन्नताएं ला रहे हैं। यूँ थोपा चैंपल मार थंप मार के यूँ कह रहे हैं आई एम द क्या हूँ मैं, एक मिस वेरिएबल हूँ। ये वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। वेरिएबल मतलब जो बदलते हैं अपने आप को, चेंज करते हैं। जैसे हमारी इंटेलिजेंस एवरी टाइम अपने आप को चेंज करती है, तो ये वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। क्यों ये मिस वेरिएबल क्यों नहीं है? मिस वेरिएबल इसलिए नहीं क्योंकि केवल नेचर द्वारा नहीं पनपे, ये नेचर के सिस्टम के ऑपरेटर्स और फंक्शंस के द्वारा भी पनपे है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है? मेजरली मैंने आपको बताया, मैंने बाल कटवा लिए, तो मैं बातें भी इतनी डीपली करूँगा ही करूँगा। वो बालों के चक्कर में मैं किसी एक चक्कर में फंसा हुआ था, वो चक्कर से निकल गया। इवेंटलाइज कर रहा हूँ मैं, तो मैं चीज़ें ऐसी कॉम्प्लेक्स बताऊँगा। और अब हो सकता है कि मैं वो लाइफ ना जीऊँ जो क्या बोलते हैं एक वो व्यक्ति जीता, मान के चलो एक नॉर्मल पर्सन जीता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं कॉम्प्लेक्स को भी ऐसे स्टडी करना करता था जैसे कुछ है ही नहीं, बट बाद में मैंने अपने आप को ऐसा बनाया। देखो ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप मानो या ना मानो, या मैं मानूँ या ना मानूँ, बट रियलिटी यही है कि मैं एवरी टाइम यूनिक तो था। मैं कॉम्प्लेक्सेस को इतनी इजीली समझना करता था क्योंकि मेरे पे वेज होते थे। बस हाँ बात ये थी कि मैं उस वेज को वेज नहीं कहता था, मैं कहता था मैं पता नहीं मेरे अंदर ऐसा कौन है जो मुझे बता देता है ये चीज़ें। मेरे पास ऑलवेज तरीके होते हैं डिफरेंट।
तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहले जब मैं चीज़ें समझता था या मैं साइंस की चीज़ें समझता था तो मुझे इतनी आसान लगती थी, मैं कहता था यार और बच्चे कैसे नहीं समझ पा रहे। बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को हैबिचुअल ऐसा बनाया, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बनाया मैंने अपने आप को हैबिचुअल ऐसा कि अब जब मैं उन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ यार, क्योंकि मेरा दिमाग थिंकिंग करता है कि मैथ का फियर लोगों को होता कैसे, और मैं फील कर पाता हूँ ये खुद, गणित का फियर होता कैसे। जैसे आज मुझसे कोई अंक पूछ ले 89 को 89 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं फियर में आ जाऊँगा, डर में आ जाऊँगा कि मैं कैसे करूँ। तो ये आज मैं फील कर पाता हूँ, बट पहले ज़माने में 15-16 साल की उम्र में नहीं। मैं कहता था लोगों को मैथ क्यों डर, मैथ तो इतना ईजी लैंग्वेज है जो हर कोई पढ़ सकता है। बट मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं लॉजिकल सोचने लग गया, जब मैं ह्यूमनिस्ट थिंक रखने लग गया, जब मैं अपने ईगो से बाहर निकला। अब दुनिया मुझे बेशक ईगोइस्टिक कहती रही, मैं नहीं मानता, ठीक है। जब सर वाहवाही करते थे तो मैं अपने अंदर यूँ करता था क्या कॉन्फिडेंस है दुनिया से अलग। बट आज मैं डिमोटिवेट होता हूँ यदि कोई सर भी मेरी वाहवाही करते, बिकॉज मैं औरों की नज़रों में देखता हूँ अपने आप को कि और जो है वो डिमोटिवेट हो रहे या नहीं हो रहे। बट यही मेरे में और उनमें चेंजिंग हो जाती है कि वो जब डिमोटिवेट होते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं और मैं इग्नोर नहीं करता। मैं यूँ कहता हूँ कि मेरे पे वेज है, मेरे पे फकिंग आइडियाज़ है जो चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को। मैं इस सर को गलत कर सकता हूँ। ये AQ मेरी अडेप्टेशन क्वालिटी या क्या बोलते हैं क्वेश्चन मुझे अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। क्यों? आप देखना, कुछ थिंकिंग है। दुनिया ने मुझे कुछ समझाया, सर ने मुझे कुछ किसी और बच्चों को बोला, सबको बोला कि जो आइडिया नहीं लगा पा रहे उनका क्या करें, वो तो गधे हैं। मैंने कहा ठीक है, हाँ हम इस परिस्थिति के अनुसार गधे हैं, बट मैं कहता हूँ वो सॉरी आई सेड मैं कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से आज गधे हैं, आने वाले ज़माने में नहीं। मैं चेंज करके दिखाऊँगा अपने आपको। बाल कटवाए, परफेक्ट बना, प्रोडक्टिव बना, बेटर बना, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब परम सत्य ऋषि के बारे में बताता हूँ। कौन है परम सत्य ऋषि? कौन है पर्सन? जो पर्सन अपने आप को कंप्लीट मानता ही नहीं है, बट वो कंप्लीट एवरी टाइम बनता रहता है, एवरी पर्टिकुलर टाइम पे वो कंप्लीट होता है, वही परम सत्य ऋषि है। क्योंकि इसको क्या ही हराओगे तुम, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसकी ऊर्जा क्या लॉस करोगे? जो ऊर्जा पैदा कर रहा है तुरंत डिस्ट्रॉय कर देना है। जो परफेक्ट नहीं है, जो कहता है कि आई एम द इम्परफेक्ट बट आई एम द प्रोडक्टिव मैन, एवरी टाइम आई विल प्रोडक्टिव हो जाऊंगा मैं। आई विल चेंज एवरी सर्कमस्टेंस, और एक सर्कमस्टेंस के अनुसार मैं बदल जाऊंगा। ये इंटेलिजेंस है, ये निरंतर है, ये कोई एक लॉजिक नहीं है, ये कोई एक ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो क्या बोलते हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने को चल रहा है। ये अनसीक्वेंसल मैनर है, मतलब कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई ईश्वर नहीं है, ये परमेश्वर है। ये चेंज करना जानता है अपने आप को, रूप बदलना जानता है। परमेश्वर क्यों? परमेश्वर और ईश्वर में क्या फ़र्क है? ईश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वविधाता, सर्व ताकतवर, परमेश्वर जो शक्तिमान नहीं है, पर तू जब लगता है सिचुएशन के अनुसार, सर्कमस्टेंस के अनुसार कि सर्वशक्तिमान बनना है, तो इससे बड़ा विनाशक भी कोई नहीं है। जब लगता है सर्कमस्टेंस के अनुसार कि कुछ और रूप धारण करना है, तो इससे बड़ा ईश्वर भी कोई नहीं है। तो एवरी टाइम पे ये मेक होता है, बढ़िया भी बनता है, गलत भी बनता है, और यही चीज़ें दिखाते हैं कि इसके चक्कर में कभी ना फंसो, क्योंकि ये निरंतर है। निरंतर चीज़ हमेशा पलटती रहती है और संघर्ष करती रहती है जीवन में। ऑलवेज बी रिमेंबर, जो मेरे को आपको हमेशा से याद दिलाना है। सर ने ये चीज़ बोली तो मेरे दिमाग में पता क्या गई, ठीक है आपने बोला कि हम गधे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये परफेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे पे डिफरेंट वेज है, मुझ पे डिफरेंट तरीके हैं जो आप नहीं सोच सकते। मैं कह रहा था फीलिंग बिहेवियर पे, तो मैं ऑलवेज आपको ये ध्यान रखूँ, अगर मैं अपनी वीडियो देख रहा हूँ ना रोते हुए की, तो मैं उसे फील नहीं कर पाऊँगा। और रियलिटी यही है, जब मैं उसे फील ही नहीं कर सकता, मैं उसको फील नहीं कर सकता, पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं फील कर सकता हूँ। और यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो केवल रियल होगी, रियलिटी नहीं होगी, बिकॉज वो आप फील ही नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी ही वीडियो में रो रहा हूँ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पे, तो जो मुझे मेरे संग मैं केवल यूनिक ही मुंह का एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, या मेरा माइक डाला वो कर रहा है, मेरे हार्मोन्स भी अनस्टेबल थे उस टाइम पे, मेरा माइक डाला भी अनस्टेबल था उस टाइम पे। तो जो फीलिंग मुझको हो रही होगी ना, वो मैं आपको अगर किसी वीडियो में या एज इट इज़ आपके सामने भी होकर दिखाऊँ तो आपको फील नहीं होगी।
ये रियलिटी है कि आप कभी भी किसी चीज़ को दिखाओगे तो वो रियली ही दिखेगा, बिकॉज दिखना ही छलावा है। आप कुछ देख रहे हो तो वो असलियत नहीं है, वास्तविक में वो छलावे है। जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हो तो इसको सिंपल सा आप समझो, कोई लाइट अगर मेरी आंखों में आ रही है, ये वैसे इल्यूज़न है कि वो प्रेजेंट नहीं कहलाता, वो प्रेजेंट ही कहलाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम को नेगलेक्ट मान लेते हैं। कोई आंखों में मेरी मिली सेकेंड में क्यों ना आई हो, पर वो हम किसी पास्ट को ही देख रहे हैं। समझाया जाता है ना यूपीएससी की जब पढ़ाई करोगे तो तब भी तुम्हें बताया जाएगा थोड़ा फिजिक्स में कि जब भी कोई लाइट किसी चीज़ से टकरा के आ रही है तो वो कुछ सेकंड बाद ही आती है हमें, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें बताई जाती है फिजिक्स में। तो कोई भी लाइट अगर हमारी आंखों में आ रही है तो हम किसी भी चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हो। अगर मैं अपने मास्टर की कोई वीडियो देख रहा हूँ ना, तो हो सकता है वो 5 सेकंड, मान लो मैं ही तुम्हें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आने वाले 1 साल बाद देख रहे हो, है ना, बट सर्कमस्टेंस और टाइम तो बीत चुका कि ये बात मैंने पास्ट में कही होगी, बट तुम तो सुन रहे हो, इसे प्रेजेंट में सुन रहे होगे, है ना। यही चीज़ मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ कि रियलिटी तो कुछ है ही नहीं। क्या ये रियलिटी वीडियो है? आप देख ही नहीं सकते, बिकॉज जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसे अपलोड ही बाद में करूँगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद इसे अपलोड करूँगा। तो मतलब कभी आप रियलिटी में तो इसे प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि ये वीडियो कब है। क्या आप रियलिटी में से देख सकते हो? टाइम में आप पीछे कभी जा ही नहीं सकते, बट आप अपनी सोच को बेच सकते हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को बेच सकते हो। पर अगर आपकी बॉडी है, यदि बॉडी नहीं है तो फिर कहाँ जाओगे? ये जो पार्टिकल्स है ना आसपास, इनकी फॉर्म में चले जाओगे। मैंने अनकॉन्शियस नाम की टाइम क्या बोलते हैं, टाइम जो टाइम डायलिसिस है कोई वो वीडियो होगी, उसमें बता रखा है कि कैसा अनकॉन्शियस ब्रेन ट्रेवल कर देता है आपका टाइम में, पर आपकी कॉन्शियसनेस नहीं ट्रेवल कर सकती। कॉन्शियसनेस के लिए बॉडी होनी चाहिए, बॉडी ठीक है। अगर आपको 100 साल पहले जाना है तो पार्टिकल्स की फॉर्म में जाओगे। क्यों? ये इन्हीं कणों से, ये आपके पूर्वज होंगे। ये जो कण हैं पार्टिकल्स, ये कॉन्शियसली कनेक्ट रहते हैं क्योंकि आपके पूर्वज होते हैं। डीएनए या कहीं ना कहीं मोलिकुलर ओरिएंटेशन सेम होगी जब भी आप वहाँ पे ऑपरेट कर रहे होगे। विदाउट ओरिएंटेशन आप ऑपरेट ही कैसे करोगे? बिना गियर के फिक्स पैटर्न के एक गियर ऑपरेट कैसे करेगा? चलेगा कैसे? चल ही नहीं सकता। क्यों? अटक जाएगा, या तो अटक जाएगा, लूज हो जाएगा, दूसरे गियर को ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो ये फंक्शनाइज कनेक्टेड चेन है। एक गियर यदि फिटिंग का होगा तभी वो दूसरे गियर को फिट घुमाएगा, वरना वो या तो लूज़ हो जाएगा या इतना टाइट हो जाएगा कि गियर के आगे वाले गियर को ओरिएंटेट ही नहीं कर पाएगा, ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो गियर सिस्टम से समझा रहे। मेजरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ भी चीज़ रियलिटी तो है ही नहीं, रियल है। रियल का मतलब है मूवी लाइक है। मूवी लाइक मतलब छलावे, हर चीज़, एवरीथिंग इज डिसेप्शन। और ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज डिसेप्शन, एवरीथिंग इज क्या बोलते हैं वो आपके एक मूवी में नहीं दिखाते कि होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। कोई चीज़, हर चीज़ ऐसी है। परसेप्शन का मतलब ये है, नज़रिए बदलते रहते हैं जगहों के हिसाब से, स्थानों के हिसाब से। और मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं किसी को कितना भी कुछ समझा दूँ, वो भी रियलिटी नहीं, रियल है मतलब मूवी लाइक है, मतलब छलावे है या परसेप्शन है केवल। और एंड टू एंड मैं यही समझाना चाहता हूँ कि रियलिटी हमेशा से अलग क्यों है। रियलिटी हमेशा से अलग क्यों ये है कि डिफरेंट वेज डिफरेंट पर्सन्स की कला होती है, अलग अलग पर्सन्स के। आप यूँ कहो कि वो व्यक्ति काबिल नहीं बन सकता, पर वो बन सकता है। आप यूँ कहो कि वो व्यक्ति गधा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गधा किसी एक चीज़ में आप देख के कह रहे हो। आप उसकी ज़िंदगी उसके अंदर नहीं जी रहे आप अपने आप उसको। तो दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, दुनिया हार्श है। हार्श मतलब कि दुनिया कठोर है, गंदी है। बट क्या आप अपने अनुसार अपने आप को बदल सकते हो उसके अनुसार? बट क्या आप अपने अनुसार दुनिया को बदल सकते हो? दोनों स्टेटमेंट मैंने बोली है। यदि दुनिया गंदी है, दुनिया यदि इंसान को फाड़ कर इंसान का मांस खा रही है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे दुनिया को रोकना जान सकते हो? कैसे रोक सकते हो? क्या दुनिया को ख़त्म करना जान सकते हो कि दुनिया को फाड़ना जान सकते हो जैसे दुनिया फाड़ रही है? यदि हाँ, और फिर इस चीज़ को चेंज करना जान सकते हो, तो या यू विल मेक न्यू सर्कमस्टेंसेस एवरी टाइम। सर्वशक्तिमान कौन है? जो क्या बोलते हैं अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है? नहीं, ताकत उसी के पास अच्छी लगती है जो योग्य होता है। जो अमीर है, अमीर का काम ही है कि गरीब आदमी की मदद करे, बिकॉज हाई टू लो फ्लो, नेचर का लो चलता है। यदि आप यूँ सोचो कि मैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा जानूँगा, तो आपको मुबारक हो, आप एक सामान्य व्यक्ति हो। एक जीवन जियोगे, दूसरे जीवन ख़त्म हो जाओगे।
यदि आप यूँ सोचो कि देखो मैं कोई गरीब नहीं है, सब अपने मायावी है, ठीक है, आप असामान्य व्यक्ति हो, बट आपने ये सोचा कि नेचर का लॉ है हाई टू लो फ्लो करना, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, तो वाह आप भगवान हो। अब देखता हो क्यों आपने एंड टू एंड ये जान लिया क्या, रूल ऑफ नेचर। और दुनिया रूल ऑफ नेचर नहीं जान पाती, जानकर भी नहीं जान पाती। कैसे चेंज सक्सेस को बॉर्न करता है, बिकॉज चेंज में एवरी टाइम विल बी चेंज। मिस्टेक्स क्या है, डिफरेंट पाथवेज, पर एक पाथवे तो करेक्ट होगा। आपकी सिचुएशन ही तो गलत है, व्यक्ति थोड़ी ना गलत है, सिचुएशन गलत है। टैलेंट सही जगह पे नहीं उपयोग हो पा रहा है, इसके कारण तो आप पीछे हो। जिस समय उपयोग हो गया सबसे आगे आप ही हो। गेम में ये महत्व नहीं रखता कौन कितना प्रोडक्टिव है, गेम में ये महत्व नहीं रखता कौन सबसे पहले आया, गेम में ये महत्व रखता है आखिर तक कौन टिका रहा। क्योंकि टिकने वाला मतलब समझो वो उसी गेम के लिए बना था, और जो उस गेम के लिए नहीं बना था वो नहीं टिकेगा। सिंपल सी बात, मैं डिलीवरी बॉय नहीं टिकूँगा, बिकॉज मैं क्योंकि डिलीवरी बॉय के लिए बनाऊँ, स्ट्रैटेजी बनाने वाला बंदा। बट क्या मैं वीडियोस बनाने में कभी रखा हूँ, नहीं, बिकॉज मैं इसी के लिए बनाऊँ। एवरी टाइम यू विल थिंक कई चीज़ें ऐसी होगी, जैसे मान लो मैं पहले कॉपियों में लिखता था तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लिखता था, वीडियो में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बता पाता। क्यों पता एक घंटे की वीडियो बन जाती है, फिर मुझे स्टॉप करनी पड़ जाती है। पर वहाँ मैं एनालाइज करके लिखता था, क्लैरिटी के संग लिखता था, पर मैंने लिखनी छोड़ दी बिकॉज अब मुझे इसका आदत पड़ गई, इन्फ्लुएंस हो गया। बट परिस्थिति बदलती थी, सर्कमस्टेंस बदलती, हो सकता है जब मैं फ्री हो जाऊँ तो जो नहीं मैं वीडियो बनाऊँ, मैं लिखना भी चालू कर दूँ, तो मैं और प्रोडक्ट बना लूँगा। अभी क्यों कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम पे भी जाना होता है। ऑलवेज भी रिमेंबर, आप ये ध्यान रखो, ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या, सर्कमस्टेंस, ये तीन चीज़ें होती हैं आपको। और स्ट्रगल, वर्क कहाँ पे होता है, सर्कमस्टेंस पे। स्ट्रगल कहाँ होता है, इंटेलिजेंस द्वारा। और तीसरी चीज़ क्या थी, ऑब्जर्वेशन, टाइम, पेशेंस क्या कहलाता है, टाइम ही कहलाता है। पेशेंस क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन ही कहलाती है। वर्क के बाद पेशेंस कहा जाता है, ध्यान रखा जाता है, फोकस, ऑब्जर्वेशन है, सारी चीज़ें। ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी फैक्टर है, थर्ड फैक्टर नहीं है। थर्ड फैक्टर क्या है, टाइम, मनी, ये सारी चीज़ें। मैंने अभी कहा टाइम ऑब्जर्वेशन कहलाता है। देखो जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो एंड टू एंड काउंट, सेकेंडरी फैक्टर एंड टू एंड काउंट थर्ड फैक्टर में ही होता है। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू एंड काउंट सक्सेस में ही होती है। सक्सेस कब प्राप्त होगी, जब अपॉर्चुनिटी लगेगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है सक्सेस मिल गई, यही चीज़। पेशेंस अगर कर लिया मतलब टाइम हो चुका, पेशेंस अगर कर लिया तो मनी मिल जाएगी। ऑब्जर्व अगर कर लिया तो चीज़ें आने लग जाएगी, आइडिया मेक हो जाएगी। तो मैंने बताया था आइडिया, टाइम, मनी, ये सारी चीज़ें क्या है। देखो आइडिया भी क्या है, सेकेंडरी फैक्टर है, थर्ड फैक्टर नहीं है। जो मिल रहा है वो थर्ड फैक्टर, जो एंड टू एंड रिजल्ट मिल रहा है थर्ड फैक्टर। टाइम क्या है, एंड टू एंड रिजल्ट है। कितनी मिस्टेक्स करी, कितनी वो चीज़ें करी, वो टाइम है। जब आप मिस्टेक्स को दोहराते हो तो आप योग्य बनते चले जाते हो, रिपीटेबल होते चले, वो गलतियों को जब सुधारते चले जाते हो या गलतियों को जब आप दोहराना बंद कर देते हो और डिफरेंट टाइप की गलतियाँ करते चले जाते हो, तो एक समय के बाद गलतियाँ खत्म होती चली जाती हैं। क्योंकि रिपीटेशन इन्फिनाइट को लूप को बनाता है, बट चेंजेबल लूप्स कभी भी अपने आप को दोहराते नहीं है, वो हमेशा यूनिक होते हैं। और यूनिक चीज़ आपको कुछ सिखाती है, वो दुख भी देती है, संघर्ष देती है। सिंपल सी बात ये है, अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ आपको कुछ आता नहीं है, तो आप पहले चीज़ों को सीखोगे, और जब सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको दुख होगा कि दुनिया बहुत गंदी है। पर जब सीख जाओगे तो आप उसकी वो हाल चाल समझ जाओगे, या चालें समझ जाओगे कि ये चलती कैसे, इसकी हरकतें समझ जाओगे। और जब हरकतें समझ गए तो आप उसे कंट्रोल करने लग जाओगे। अथा वर्क विथली टाइम के साथ समय बिताओगे, तब आपको ऑब्जर्व होगा। मैं अभी भी उसी चीज़ में बताना चाहता हूँ कि आपको कोई चीज़ अगर रियल दिख रही है तो समझ जाओ, पहली बात तो रियलिटी नाम की चीज़ आपको दिख ही नहीं सकती। रियलिटी खुद से दिखती है, फील होती है। क्या आपको फील हो रही है वो चीज़ें? यदि मैं आपको कोई चीज़ें बता रहा हूँ वो भी रियल है, रियलिटी नहीं है, क्योंकि मैं सेकेंडरी पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन नहीं हूँ। फर्स्ट पर्सन को ही हमेशा चीज़ें रियलिटी में पता चलती है होती क्या है। और एक्टिव माइंडसेट, आप रिच कब बनते हो, जब आप एक फर्स्ट पर्सन होते हैं, एक एक्टिव माइंडसेट होता है, आप स्ट्रेटेजिकली प्ले करते हो, एक्ट करते हो लॉन्ग टर्मली। एक डेविल कौन है, फर्स्ट पर्सन। एक गॉड कौन है, सेकेंडरी पर्सन। जैसे मान लो मेरा नाम लव गुप्ता है, तो गुप्ता कौन है, मेरी पहचान, सेकेंडरी। और फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, मेरा नाम लव है।
यही कहना चाहता हूँ। नोमेनक्लेचर में तो होता है स्पीसीज और जीन, है ना, यही तो कहना चाहता हूँ मैं स्पीसीज और जीन में, कि आपका जीन होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, फर्स्ट पर्सन, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज। तो यही तो कहना चाहता हूँ मैं, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस का मतलब क्या है, हम एक इंसान ही हैं, इंसान है, क्या आइडेंटिटी कर रहा है, होमो सेपियंस। सेपियंस क्या है, कास्ट है ना, कास्ट है ना, ये चीज़ तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंस जो है आपकी व्यक्तित्व को परिभाषित करती है ना, चीज ये आइडेंटिटी करती है ना, मैं भूल गया फिर से, पर मेजरली मैं ये बताना चाहता था, जैसे होमो सेपियंस वो है, ऐसी जीन चीज क्या बोलते हैं नाम था उसका, हाँ मैं ये बताना चाहता ना, जैसे डेविल, दुनिया डेविल को बुरा मानती है, पर रियलिटी में डेविल कौन है, गॉड ही है, उसका वो रूप जो ह्यूमनिस्ट है। फिर डेविल गॉड को क्यों बुरा बोलता है, क्योंकि लोग अंधविश्वास करते हैं, लोगों को जो वो मीनिंग समझाना चाहता था, जैसे मान लो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म करो और चालाकी वही ज़रूरत है जहाँ चालाकी करनी हो, पर दुनिया देखो आज के टाइम पे, भगवान कृष्ण ने कहा था परिवर्तन जरूरत है, यदि आप परिवर्तन नहीं करोगे ना तो दुनिया आपको बिगाड़ देगी, आपको बदल देगी, मतलब कुछ और समझ लेना, परसेप्शंस, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। गीता मैंने फाड़ी है अपने हाथों से, दुनिया मुझे मारने चलेगी, मैं कहता हूँ मार लो, मैं आपको आज भी कहता हूँ आप मुझे जान से मार दो, छोड़ो नहीं, एक बार अगर मेरा अस्तित्व समाप्त हुआ, एक बार मैं तो चाहता ही हूँ कि इस शरीर से मुक्त हो, इस शरीर ने बांध के रखा था मुझे, क्यों, मैं खुद ही नहीं मर सकता, ना मुझे प्रकृति मारेगी, मैं तो खुद मरना चाहता हूँ। मैं आके बताऊँ, मैं तो एवरी टाइम यू थिंक करता हूँ कब मैं मरूँ, मैं ऑलवेज, मैं एक पागल पर्सन हूँ, मैं एक उस व्यक्ति के यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, उस आदमी के यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, जो व्यक्ति ब्रह्मांड का, मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति से बड़ा, उस व्यक्ति के यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, जो व्यक्ति जब पैदा हुआ था ना, तो ईश्वर ने भी फूल बरसाए होंगे, उस व्यक्ति के पैदा हुआ हूँ मैं सामान्य बाप की औलाद, बाप के पे खून से पैदा नहीं हुआ, एक दिव्य व्यक्ति के पेट से पैदा हुआ हूँ, मतलब औरत नहीं, आदमी के, मैं एक सामान्य बालक नहीं हूँ। और मैं आपको आज भी गारंटी देता हूँ, मेरे बाप ने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पूजा पाठ में करना सब कुछ समझा और दुख पाया है, बट एंड टू एंड हम जैसी औलादें पैदा हुई है। एक पिता की सबसे बड़ी अमानत पता क्या होती है, उसके बच्चे। कहने को मैं अपने माँ बाप को गाली बकता हूँ, बट मेरे बाप ने जो पूजा पाठ करी है ना, और जो क्या बोलते हैं, जो भी संसार को छोड़कर चीज़ों को एक भले आदमी की तरह जिया है, ये डिसिप्लिन कहलाता है। और डिसिप्लिन का फल आज नहीं तो कल मिलता है। और मैं पैदा हुआ हूँ, मैं आज को आपको आज भी कहता हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने भगवत गीता को मान रखने के लिए हर एक चीज़ को सिर्फ दोहरा लिया, क्योंकि मेरा हमेशा से ये एक बार परस्यू कर लो, पढ़ा नहीं, सिर्फ दोहराता चला गया, जैसे रीडिंग नहीं करते, और मेरी जुबान सूख गई थी रीड करते करते, और जब एक आखिर के वो श्लोक रीड कर लिया, केवल रीड का मतलब होता है केवल देखना, पन्ने पलटते जाना, रीड करते जाना, ऐसे करके और ये रीड करते जाना। और फिर मैंने उस भगवत गीता को यूँ पकड़ के यूँ एक एक चूड़ा कर दिया था, फाड़ दिया था। और मैं आज भी आपको कहता हूँ, अगर ये बात मेरी कल को कोई व्यक्ति सुने और मुझे मारना चाहे, मैं तो आज भी कहता हूँ आपको, सिंपल सी गारंटी है, आप मुझे मार दो, केवल आप मुझे मार दो, इस शरीर से मुक्त कर दो, मेरे अंदर का जो कंट्रोलर जागेगा, आपकी प्रकृति हो, आपका ब्रह्मांड हो, आपकी सृष्टि हो, या 14 ब्रह्मांड, 4 ब्रह्मांड ही क्यों ना, मैं गारंटी कहता हूँ। यदि मैं मानवीय प्रभावों में भी उत्पन्न होकर कह रहा हूँ तो ठीक, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा मैं, सिंपल आपको बस मुझे मारना है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है, और मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु होती नहीं है। दिक्कत यही तो है, लफड़ा यही तो है, होती नहीं है।
मैं चाह कर भी नहीं मर सकता, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे कर्म लिखे हुए हैं धरती पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु, मैं कहता हूँ आप मेरा अस्तित्व समाप्त कर दो। एक बार मेरी बॉडी से मेरी सोल निकली, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं गारंटी कहता हूँ कुछ नहीं करूँगा, और ना ही मैं, बल्कि आपको अमर कर दूँगा। जो भी व्यक्ति होगा अमर कर दूँगा, और मैं कहता हूँ उस ब्रह्मांड को स्वामी बना दूँगा, क्योंकि फिर वो रूप दिखेगा जो कंट्रोलर है, जैसे दुनिया आने नहीं देना चाहती। ये रियलिटी है। अगर आप यूँ सोचो कि लाखों अरबों करोड़ों खरबों या ब्रह्मांड के उस अनंत तक आप यूँ सोचो कि मुझसे पीछा छुड़ा दोगे, तो ये भूल जाइए, मृत्यु से भी परे हो जाऊँगा मैं। अतः यम हो या डम हो या एम हो, ये सारे ईश्वरों के नाम है, यम डम एम। तो ये सारे जो ईश्वर है, मैं कहता हूँ ये सब समाप्त हो जाए, होते चले जाएंगे, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। क्यों? आपने देखे क्या है निरंतर की ताकत। जिस व्यक्ति ने, जिस कण ने समस्त कणों को उत्पन्न करा है, आप उस कण को अगर समाप्त करोगे उसके अस्तित्व से, वो भी उसकी इच्छा के बिना, तो वो क्या करेगा? आप किसी को किसी की इच्छा के बिना उसको वहाँ से परिवर्तन करके दिखा दो, वो जितना क्रोधित होगा ना, तो समझो एक जो बताने वाला है, अगर वो ऐसा हो गया तो वो कौन सा रूप लेगा? मैंने कहा था 4 रूप होते हैं, विधाता का, रचेता का, कर्ता का। अभी मैं रचेता और करता हूँ, पर ना तो रूप निर्धारण करा, यदि कर लिया तो बहुत बुरा असर होगा। क्यों? आप जिस भगवत गीता को कहते हो ना, मैंने भगवत गीता आज तक नहीं पढ़ी, बट मैं गीता से ज़्यादा वचन बोल देता हूँ। हाँ, इस महाभारत में भी ये मैंने मतलब उस व्यक्ति ने ये समझाया था कि नियमों का पालन केवल तभी तक करो जब तक नियम उचित हो। अनुचित होने पे नियमों का पालन करना अवश्य हो, वो ज़रूरी नहीं। यदि सामने वो लोग खड़े हैं और यदि तुम्हें को लग रहा है हाँ तो हाँ जी, मैं मैनिपुलेटर भी हूँ, और उस समय में भी था और आज भी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपके सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, और यदि अगर आपको लग रहा है कि उचित और अनुचित क्या है, समाज के लिए क्या सही है, वातावरण के लिए क्या उचित और अनुचित आने वाले समय के लिए, और यदि आपको कुछ भी सही लग रहा है तो कदम उठाओ, कर्म करते हथियार उठाओ। यदि परिस्थिति, वातावरण और उचित समय ये कह रहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ो, तो हाँ जी, हक की लड़ाई लड़ो। ये निर्णय आप पे करता है क्या मैं जीतूँगा या ना जीतूँगा। परंतु यदि मैं कोशिश ही नहीं करूँ, यदि मैं हमला ही नहीं करूँ, यदि मैं यूँ मान के कायरों की तरफ भाग जाऊँ कि सामने वाला मुझे सर्वशक्तिमान है, तो ये मेरे पे लांछन है, क्योंकि मैंने प्रयास ही नहीं करा। मैं एक चीज़ बता दूँ, सामान्य व्यक्ति की जब कोई बेइज्जती करता है तो वो मैं अपने ऊपर उतार लेता हूँ। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यूँ कह रहा है कि तुम ब्रिलियंट नहीं हो, तुम गधे हो, तो हाँ, ह्यूमन नेचर है। दूसरा दूसरे ह्यूमन को यूँ कहता है, यदि वो ज्ञानी बन जाए तो वह अहंकारी हो जाता है, अत्यधिक होती है, तो वो सामान्य व्यक्ति को, वो उस बालक को भी यूँ कहने लग जाता है। बल्कि एक गुरु का कर्तव्य है, अगर उसका बालक अगर कमज़ोर भी है ना, तो उसको भी कैसे सिखा सके। एक गुरु हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो अगर एक गुरु भी एक अपने शिष्य को अगर यूँ कहे ना कि देखो तुम जो है ना गधे हो, या तुम्हारी मानसिकता कमज़ोर है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। रिच क्यों बनता है? देखो आप समझ लो, एक बालक था, मान लो मैं ही था, मुझको जब कही कि मान लो किसी और बच्चों को कही कि देखो तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई, तुम गधे हो, ठीक है। हम पे वेज है, हम पे तरीके हैं। हमने मास्टर की बात मानी कि हाँ हम गलत हैं, तो हमने अपने आप को चेंज कर लिया। मास्टर ने तय कर दिया था वर्तमान को देखकर कि हम गरीब मरेंगे, बट हमने ओवरऑल टाइम अपने आप को चेंज करा, बिकॉज हमें रियलाइज़ हुआ, हमने उस पर वर्क करा। एक टॉपर कैसे बन जाता है? वो ऐसे बन जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है सब कुछ नहीं पढ़ना, बट क्या पढ़ना है वो उसे पता चल जाता है। एक चीज़ बताओ, सामान्य व्यक्ति 4 स्टेटमेंट बोलूँगा वैसे तो, पर 2 के पेड़ हो। एक सामान्य व्यक्ति को बोलूँगा, एक असामान्य व्यक्ति को बोलूँगा। सामान्य व्यक्ति ये चिंतन करता है
कि मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आए, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति ही 10 विषय पढ़ता है, 10 विषय पढ़ता है, जर्नलिस्ट होता है, और वो ऑन एन एवरेज हो जाता है और डिसअपॉइंट होता है कि मैं यार 10 विषय पढ़ लिया। ये एक सामान्य व्यक्ति की सोच है। अब देखो असामान्य व्यक्ति की सोच। एक असामान्य व्यक्ति एक सब्जेक्ट पढ़ता है और उसमें नंबर कम आ जाते हैं, तो वो डिसअपॉइंट नहीं होता, वो अपनी पढ़ाई चालू रखता है। वो अब एक सब्जेक्ट पे मास्टरी कर लेता है, फिर देन सेकंड सब्जेक्ट पढ़ लेता है, फिर देन तीसरे सब्जेक्ट पढ़ लेता है, बिकॉज वो परीक्षा को अपनी फेलियर्स ना मान के, अपनी लाइफ का एंड ना मानकर उसे एक लाइफ का न्यू इवेंट मानता है या इवेंट होराइज करता है। एक असामान्य व्यक्ति 10 विषय पढ़ता है और उसे पता है कि एक सामान्य व्यक्ति 10 विषय पढ़ के इसलिए फेल हो गया बिकॉज उसको पेपर 1 साल में देना था, पर 10 विषय का ज्ञान 6 या 10 साल के अंतर्गत में आना था। तो वो 10 विषयों को, परीक्षा को नहीं देखता, वो 10 विषयों को 6 या 10 साल के बाद जब वो उसमें मास्टर बन जाता है, तो वो 10 विषयों का मास्टर है। मैं ही देख लो, अभी मुझे कितना साल हुआ है, 1.5 साल भी नहीं हुआ और मैं कितनी चीज़ों का बिताता हूँ। अब यूँ मान के चलो 4, 5, 10 साल बीतेगी तो मैं कितनी चीज़ें जान जाऊँगा। क्या है ये? वेस्ट, डिफरेंट थिंकिंग, एवरी टाइम यू विल आइडियलिस्ट। कि दुनिया को मैं कहता हूँ कि देखो, दुनिया मुझे कहती है तू गरीब मरेगा। मैं कहता हूँ आने वाले 10 साल में नहीं मरूंगा, बिकॉज मेरी माइंड सेट, मेरा गोल ऑलवेज सेट है कि 10 साल बाद बनूँगा। और तुम मुझे कहो कि इस साल बन के दिखाओ, जैसे मेरे फादर ने, मैंने कहा था मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इतना सी मशीन बना के ना, न्यूक्लियर फोन, और इतना दावा कर देगा कि अगर इसको चलाया तो सोलार सिस्टम का जो एंड वो होगा ना, उससे भी 1 लाख किलोमीटर दूर का फोड़ूंगा। केवल इतना सा इंसान, इतनी सी मशीन, न्यूक्लियर फोन्स द्वारा। उनको तो मुझे पता क्या करे, प्रमाण करके दिखा। मैंने कहा यही तो छोटी सोच है कि जिसने, तुम यूँ सोचते हो कि ओवरनाइट सक्सेस किसने कर ली। देखो हमारे देश का कल्याण बच्चा, 14 साल का बच्चे ने न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। मुझे मेरे फादर करे ऐसे प्रमाण करके दिखा। मैंने कहा वो 14 साल का बच्चा सक्सेसफुल होगा, अपनी लाइफ में होगा। मुझे टाइम लग रहा है, मुझे टाइम चाहिए। यदि तुम मुझसे कहो कि एक दिन में करके दिखा, तो मैं नहीं करके दिखा सकता, मुझे अभी टाइम चाहिए। बट मैं यूँ कहता हूँ, आज सक्सेसफुल नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ 19 वर्ष की आयु में सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। 25 की उम्र में होकर दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। 40 की उम्र में होकर दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। 60 साल की उम्र में होकर दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगले जन्म में होकर दिखाऊंगा। इतना जो कॉन्फिडेंस जिसमें आ जाए ना, समझ जाओ वो बदल के दिखा देगा। बिकॉज वो एवरी टाइम अपने आप को, वो आपके सामने दावे रख रहा है कि मैं 19 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष के टाइम पे जब आप उससे नज़रें मिलाओगे तो वो अपनी नज़रें दुबकाएगा, कहेगा कि मैंने इसे 19 वर्ष की आयु में काबिल होने का बताया था। फिर वो 25 रखेगा कि 19 नहीं कर पाया तो 25 करके दिखाऊंगा। फिर वो अपनी डेडलाइन पर वर्क करेगा। जब 25 में भी नहीं हो पाया 40 रखेगा, आप उसे झूठा बोल दोगे, बट उसकी यही सोच उसको एक ना एक दिन परफेक्ट बना देगी। और ऐसा तो नहीं है कि भाई 40 साल की उम्र में भी वो कामयाब नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगले जन्म में जिस पे इतना कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ड करके दिखाता है, वो बॉन्ड करके दिखाता है। बिकॉज उसका एक ही वो है कि बाउंस बैक कैसे करना है, कैसे फकिंग वर्ल्ड को कैसे जीतना है, वो से आता है। अपने आप को चेंज कैसे करना है, वो अपने आप को गिराना चाहता है। मैंने कहा था 1 अप्रैल को धंधा खोल दूंगा, नहीं खोल पाया कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं अपने दोस्तों के सामने जाने से घबराता हूँ, बट मैं उसके लिए वर्क करता रहता हूँ। बिकॉज मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और 1 साल के अंतर्गत आप उस सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर नहीं ला पाए, कोई दिक्कत नहीं, पर आने वाले 10 साल बाद ला सकते हो क्या आप 12वीं छोड़ने के बाद भी IAS की पढ़ाई कर सकते हो क्या? यदि हाँ, तो यू विल कम बैक, यू विल बॉर्न फकिंग व्हाट। आप दुनिया बदलने आए हो। 12वीं छोड़ने के बाद क्या आप IAS की पढ़ाई कर सकते हो? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद क्या आप स्टॉक मार्केट खेल सकते हो उससे? यदि हाँ, तो यू विल यूनिक, यू आर यूनिक। क्या आप अपने आप को चेंज करना जानते हो? यदि हाँ, तो बताओ, मैं सुनने को राजी हूँ। बट यदि अगर आप यूँ सोचते हो कि मैं 12वीं छोड़ने के बाद
मैं तो 12वीं करके IAS ऑफिसर बनूंगा। तो आप एक लूप में फंसे हो जो कि हर दुनिया देख रही है सपना। मेरे जैसे कि गर्भवांसी रखो कि 12वीं छोड़ने के बाद IAS की पढ़ाई करता है। क्या है इतना गूदा? है इतना गूदा? 12वीं छोड़ने के बाद, 12वीं के बाद कहाँ से IAS की पढ़ाई कर लोगे? 12वीं छोड़ने के बाद IAS की पढ़ाई करता है कि गूदा है निष्काम कर्म करने का? ये कहलाता है निष्काम कर्म कि परिस्थितियाँ विरुद्ध चल रही है पर फिर भी हम चल रहे हैं। बिकॉज परिस्थितियाँ चलती रही विरुद्ध, एक समय ऐसा आएगा कि परिस्थिति अपने अनुसार बदल जाएगी। क्या है इतना गूदा? बिन इच्छा के कर्म क्या कहलाता है? क्या ऐसे कहलाता है? 12वीं छोड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, 12वीं छोड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और IAS की पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ और करूँगा, ज़िंदगी भर करूँगा। जो व्यक्ति ब्राइट मनी अचीव करना चाहता है तो ध्यान रख लो, जो व्यक्ति कॉमन मनी पे ध्यान देता है, एंड टू एंड नेचर वो करती है, 40 साल की उम्र में ब्राइट मनी पाल लेता है। ब्राइट मनी मतलब नॉलेज। और जो व्यक्ति शुरुआत में नॉलेज पे ध्यान देता है वो 40 साल की उम्र में धन पा लेता है, अपने आप ही लाइफ पा लेता है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल लाइफ क्या है? कॉमन मनी, सामान्य धन। और ब्राइट मनी क्या है? नॉलेज। द नॉलेज एंड मनी, द धन और ज्ञान, ये 2 तरह के रत्न हैं, धन और ज्ञान। वैसे तो बल भी एक रत्न है, पर बल शारीरिक नहीं होता, मानसिक होता है। आप में क्या इतनी तेज है कि धन और बल दोनों को प्राप्त कर सको? सॉरी, धन और ज्ञान, ये बल कहलाता है। एंड टू एंड मैं ये कहना चाहूँगा, आपके सर्कमस्टेंस बहुत महत्व रखते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या महत्व रखते हो। चेंज योर लाइफ कैसे करोगे? ये सोच, ये थिंकिंग, ये वे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ। कोई आपको लूज़र कहता है तो मैं एक चीज़ बता, तो आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, गुण और चाल देख के भी प्रेरित नहीं कर सकते। बिकॉज अगर उस व्यक्ति के मन में बल होगा, तेज होगा उसकी आत्मा में, तो वो अपने आप को चेंज कर लेगी। और ये अनप्रिडिक्टेबल था। लाइफ क्यों अनप्रिडिक्टेबल है? बिकॉज दिस इज़ अ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस बात है। आप कंटिन्यूटी देख कर किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो, पर डिसकंटिन्यूटी देख कर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते वो क्या बनेगा, क्योंकि समय आपके हाथों में नहीं है कि आप उनको कि मैं भविष्य देख के बता दूंगा ये क्या बनेगा। नहीं, कुंडली यहाँ तक फेल हो जाती है। अगर आप मेरी कुंडली निकालो तो मैं एक सामान्य बालक हूँ। आप अगर क्या बोलते हैं, आप अगर यूँ निकालो कि मेरी कुंडलियाँ निकालो, या मेरी क्या बोलते हैं किसी ऋषि से पूछो कि ये बालक कौन है, या मेरी हथेलियों को देख कर यूँ कहो कि ये कितना बड़ा ज्ञानी बनेगा, तो एक सामान्य बालक की भांति आएगा। पर वास्तविकता इससे पढ़े 3 तरह की नियति होती है, सामान्य नीति, दिव्य नीति और काल नियति। हाँ, तीनों तरह की नियतियों में मैं कौन सी नियति कहलाता हूँ? एक नियति होती है जो देवों द्वारा लिखी होती है, मतलब आपके सर्कमस्टेंस या प्रकृति द्वारा लिखी होती है। एक नियति आपके मन द्वारा लिखी होती है, मन द्वारा मतलब कि आप क्या बोलोगे, और एक नियति आपके आत्मा द्वारा लिखी होती है, अथवा विधाता द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो। एक नियति जो प्रकृति लिखती है, प्रकृति की नियति को मानव भी पढ़ सकता है। वो परिस्थितियाँ है कि आने वाली समय की परिस्थितियाँ क्या होगी, वो सीक्वेंशियल है। और एक नियति होती है जो सीक्वेंशियल और अनसीक्वेंशियल दोनों होती है, मतलब मन की नियति कि इसकी हरकतें, इसकी चालें क्या दिखा रही है, ये क्या बनेगा। और तीसरी नियति आत्मा की नियति। आत्मा की नियति कोई नहीं पढ़ सकता, काल की नियति कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये विधाता द्वारा लिखी नीति है। मैंने बताई थी ना कि आत्मा को विधाता ने कह रखा है कि देखो तुम खुद लिखो अपना जन्म कैसा होगा, और आत्मा पवित्र होती है। पर आत्मा जो कुछ भी लिखती है, देखो विधाता अपने आप को कितना भी कहे कि मैं कर्म करके ये सब कुछ बनाऊँ, रियलिटी में मैं भी अपने आप को कितना भी कहूँ कि देखो मैं भी कर्म ही कर रहा हूँ, मैं काबिल हूँ या ना हूँ, पर एंड टू एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, लॉन्ग टर्मली मैं अपने आप काबिल हो जाऊँगा। बिकॉज मैं 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, प्रकृति द्वारा, एक खुद से, और एक अपने आप। जो अपने आप वाला है वो तब है जब मैं मान लो सही राह में नहीं चल रहा तो मुझे ठोकर मारेगी और कहेगी चल इस रास्ते में, क्यों तुझे कुछ कहा गया है कि इतने टाइम तक कुछ करना है। तो इसलिए वो अपने आप होता है। अपने आप का मतलब ये है परिस्थितियाँ मेरा दिमाग मैनिपुलेट कर देगी, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं मानव ही। जब मानव हूँ तो मानव का दिमाग भटकता है, तो भटके हुए सांड को कैसे दिशा में ला जाता है, रस्सी बांध के। ये चीज़ है, आपको ऑलवेज थिंक रखनी है एवरी टाइम।
बनाने वाले ने जो लिख रखा है वो तो बदल नहीं सकता, हकीकत में नहीं बदल सकता। बट आपको ये सोच के डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि हो सकता है बनाने वाले ने ये भी लिख रखा हो, विधाता ने, कि ये चीज़ जब सोचेगा ये व्यक्ति, मान लो विधाता वाले ने, वो विधाता ने ये लिख रखा है कि लव यानी मैं, कि लव जो है जिस दिन ये सोच लेगा ना कि विधाता जाए माँ चुदवाने और मैं अपनी नियति खुद लिख सकता हूँ और मैं अपनी दुनिया खुद बना सकता हूँ, उस दिन लव सब कुछ पा लेगा। और मानिए चलो मैं यूँ सोचो विधाता कहती कोई हो ही नहीं सकता, विधाता ही सब कुछ लिखता है, तो मैं तब तक भटकता रहूँगा, क्योंकि विधाता चाह रहा था कि लव ये सोचे कि विधाता जाए माँ चुदवाने। हाँ, ऐसे ही लिखते हैं हम जैसे निरंतर की, यही तो खासियत है कि वो अपने आप को कहता है कि गॉड माँ चुदवाने जाए। बहन का लोड़ा, मैं तो ह्यूमनिस्ट हूँ, मैं कैसे बनूँगा, कैसे मेक करूँगा। दुनिया यदि मुझे कह रही है ना कि मैं गिरा हुआ व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट इज़ माई फॉल्ट, मेरी परिस्थिति गलत है पर मैं व्यक्ति गलत नहीं हूँ, मैं बन के दिखाऊँगा। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तुम गंदे हो और मैंने ऑब्जर्व करा कि हाँ मैं गंदा हूँ, तो मैं अपने आप को चेंज करूँगा, मैं अपने आप को अच्छा बनाऊँगा, मैं अपने आप को रियलाइज़ करूँगा। इसलिए तो कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग आपको योग्य बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि मैं आप अपने आप को अडेप्ट भी करते हो, कंप्रोमाइज़ भी करते हो। कंप्रोमाइज़ का मतलब है दुनिया के अनुसार बदलते भी हो और दुनिया को अपने अनुसार बदलते भी हो, ये चीज़ है, ठीक है भैया। मैं खुद को चेंज भी करता हूँ, साथ में दुनिया को भी चेंज करता हूँ। बट यदि मैं यूँ सोचूँ कि मैं खुद को चेंज करूँगा दुनिया को नहीं, तो मुझे दुनिया दबा देगी। और यदि मैं दुनिया को चेंज करने लग गया हूँ तो क्रांति होएगी किसी ना किसी समय, ठीक है ना। वो फ़ायदे की नहीं है, दोनों चीज़ें फ़ायदे की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और यही तो चीज़ कहना चाहता हूँ कि विधाता ने मान के चलो लिख रखा हो कि लव जो है वो, या मिस्टर हैज जो है, या रामाकृष्ण जो है, जिस दिन ये सोच लेगा कि विधाता जाए माँ चुदवाने, ये मैं बार बार गाली इसलिए बक रहा हूँ ताकि आपके मेंटेलिटी में भी ये फेवर हो सके कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं अपनी नियति खुद लिख सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुद लिख सकता हूँ। उस दिन इसको सक्सेस मिल जाएगी। तो या विधाता भी अपनी सबसे है, उसकी नियति कभी बदल नहीं सकती, पर आपने कभी विधाता की नियति प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप अपने परसेप्शंस को देखोगे ना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मैं अपने हाथ में हुक्म रखता हूँ, क्या मैं कर्म करने की इच्छा रखता हूँ। भगवद गीता में भी तो यही कही थी। देखो ये सारी जो भगवद गीता की बातें मुझे याद है ना, ये सब सोर्स की याद है, या मुझे कोई मेरा मामा वगैरह मुझे एक बता रहा है देख गीता में भगवान कृष्ण ने ये चीज़ें कही थी, तो ऐसे मुझे याद है सारी चीज़ें, ठीक है ना। मेरे आसपास की चीज़ों को बाकी ना ही भी होती तो मैं बना देता। तो मान के चलो कृष्ण ने भी तो यही चीज़ें कही कि देखो फल की इच्छा मत रखो, बिकॉज वो तुम्हारे क्या बोलते अनुसार नहीं होगा क्या मिलेगा या क्या नहीं। परिणाम की वो मत रखो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हित में नहीं, परिणाम तुम्हारे हित में हो या ना हो वो तुम्हारे क्या बोलते हैं तुम्हारे पक्ष, मतलब क्या बोलते हैं उसे, सब मेरे से ध्यान में रहा, तुम्हारे अनुसार नहीं होगा वो, तुम्हारे क्या बोलते हैं अंडर में नहीं है, तुम नहीं तय करोगे कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर तुम ये जरूर तय कर सकते हो मुझे अभी क्या करना उचित और अनुचित, क्या मेरा युद्ध करना उचित है या नहीं, ये तुम तय कर सकते हो। कर्म करना ये तुम तय कर सकते हो कि क्या कर्म करना है क्या नहीं। आंखें देखना, आंखों का दमन नहीं करना, आंखें तो देखेगी बनने के लिए देखी वो बैठी है। पर एक सप्तऋषि कौन होता है जो जानता है दिखाना क्या है, ये उस पर निर्णय होता है, क्या देखना है क्या नहीं, ये चीज़ें उस पर निर्णय होती है, कंट्रोल रखता है, बैलेंस रखता है। ये चीज़ें तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इच्छा पे फल पे ध्यान मत लगाओ कि विधाता मुझे कामयाब करेगा नहीं करेगा। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, परिस्थितियाँ होती है। किस्मत वो तभी बुरी होती है क्योंकि परिस्थितियाँ आपके अनुसार मैच नहीं होती। बट जिस दिन परिस्थिति आपके अनुसार मैच हो जाए किस्मत अपने आप बदल जाती है, ठीक है। परिस्थिति बदलती किस्मत भी बदल जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, आपके परसेप्शन बहुत महत्व रखते हैं। मैंने कहा था कि लाइफ पूरी अगर एक भगवान विधाता के रूप से देखे तो प्रिडिक्टेबल है, पर एक ह्यूमन की फॉर्म से देखे या किसी जीव के फॉर्म से देखे या किसी भी एक जो ऑपरेटर है उसकी फॉर्म से देखे तो दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज उसे नहीं पता क्या होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे रिटर्न होगा, और यही चीज़ क्या रिटर्न होगा वो मेरे पक्ष में नहीं है, मेरे हित में नहीं है। बट मेरे हित में क्या है अभी, मेरे पक्ष में अभी क्या वर्तमान में कर्म करना वो मैं तय करूँगा क्या करूँगा। बस ये चीज़ें ध्यान रखो, ना कि ये चीज़ें
कि विधाता ने मेरी नीति लिख रखी है, विधाता ही सब कुछ जानता है, ये अंधविश्वास कहलाएगा। विश्वास क्या कहलाएगा? ठीक है, मैं विधाता को मानता हूँ, पर विधाता जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करूँगा, वो विधाता तय करे वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है विधाता ने यही तय कर रखा हो कि मैं जिस दिन ये ज्ञान ले लूँ कि मुझे अपने कर्म खुद करने हैं, मैं जो करूँगा उसका फल मुझे मिलेगा, बस उसी दिन से मेरा कल्याण होने लग जाए। और यही पक्ष विधाता सिखाना चाहता हूँ, बट ये मैं जानता नहीं था, मैं अज्ञान था। तो अज्ञान व्यक्ति ये कहलाता है जो अपना अस्तित्व भूल जाता है कि मैं एक मानव हूँ, बस। और जो जान जाता है कि मैं मानव, वो देवी कहलाता है।